डाल ली हेडिंग यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे नहीं अपने पूरे डिटेल से। बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं, कंप्यूटर के बहुत सारे टॉपिक करवा दिए, कंप्यूटर मैंने करवा दिया है तुम्हारा पूरा, और कोई से उसमें जाओगे कंप्यूटर तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं यूपी स्पेशल स्टार्ट करवा रहा हूँ तुम्हारी, नहीं तो यूपी स्पेशल से भी देखो क्वेश्चन आते हैं, कोई सा भी आप यूपी का एग्जाम दोगे तो यूपी के पेपर में आएंगे क्वेश्चन। तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहो जरूर, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो यूपी स्पेशल। अब इसमें अपने क्या पढ़ेंगे, देखो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपने लोकेशन के बारे में, ठीक है। आप समझ लो पहले इस चीज में क्या क्या पढ़ना है। एक तो अपन को क्या पढ़ना है, लोकेशन, ठीक है, कि भाई यूपी की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। और क्या पढ़ोगे, ठीक है, इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, ठीक है, भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, भौगोलिक स्थिति, ठीक है। और एक इसकी होती है, ये तो होगी जियोग्राफिकल है लोकेशन, एक होती है तुम्हारी इसकी मतलब देशांतरीय रेखाओं के बारे में, इसकी देशांतरीय रेखा पर पोजीशन, देशांतरीय रेखा, अक्षांश रेखाओं पर पोजीशन, ठीक है। तो और इतनी सारी आज डिटेल कर ले रहे हैं कि अपने मैप में अगर यूपी को ढूंढेंगे तो कहाँ पे मिलेगा, सही है ना। सबसे पहले तो मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ पूरा, अगर तुम्हारा कोई हो ना नोट्स वगैरह तो नोट्स अपना नया बना लेना, मतलब थोड़ा सा अलग हटके बना लेना, या फिर पेज छोड़ देना थोड़े बहुत कहीं पर। जैसे आप कोई नोट्स वगैरह बना रहे हो तो इसे ये काम अलग रखना है, यूपी स्पेशल का ये जो टॉपिक डलवा रहा हूँ ये अलग डालना, कहीं पे भी या तो कॉपी आप बना लो पतले पेजों की, चाहे मतलब कहीं पे भी 10-15 पेज इकट्ठे कर देना एक जगह, मतलब इसके लिए यूपी स्पेशल डाल देना। ये तुम्हारे आप ऐसा समझ लो कि 20 पेज या 10 पेजों में आ जाएगा, 15 पेजों में 10 पेज कर लो, 10 पेज का एक जगह रहेगा, 10 पेज से और मान लो फालतू होगा तो अलग कर लेंगे कहीं से भी, ठीक है ना, सही है, समझ में आ गई। तो आप डालो यूपी स्पेशल हेडिंग है नहीं, और अपने करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं आज। तो अपने देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अपना जो यूपी है उत्तर प्रदेश है उसकी लोकेशन देखते हैं सबसे पहले, नहीं तो लोकेशन जो होती है ना दो तरह की होती है, एक तो होती है खगोलीय स्थिति है नहीं, और एक भौगोलिक स्थिति, तो उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले अपने में शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ, बहुत शुरू से, ठीक है। ये क्या है अपना पृथ्वी, मैंने पृथ्वी का बना दिया अलग अलग है नहीं, शुरू से चलने बिल्कुल। पृथ्वी के फिर दो भाग हुए थे नहीं कभी, पास्ट में कभी भी पृथ्वी के दो भाग हुए हैं, एक तो भाग ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला, दो खंड हो गए, ठीक है। तो ये वाला जो भाग था ऊपर वाला ये क्या कहलाता था, ये कहलाता था अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड। और नीचे वाला जो हिस्सा कहलाता था वो क्या कहलाता था, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो धरती के दो भाग हुए शुरू शुरू में। इससे भी पहले कहानी बताएं तो एक पृथ्वी थी अपनी, यानी गोल मटोल अपनी पृथ्वी थी इस तरह से, और इसके चारों ओर पानी था। तो ये जो पानी था चारों ओर ये क्या कहलाता था, ये कहलाता था तुम्हारा पेंथालासा सागर, पेंथालासा सागर। और ये जो टुकड़ा कहलाता था, ये पृथ्वी का जो अंश था ये वाला, इसे क्या बोलते थे, इसे बोला गया पेंजिया, ठीक है, इसे क्या बोला जाता था, पेंजिया। ये शुरुआती मतलब वो है लक्षण, पृथ्वी जब बन रही थी सूर्य से, जब टूट के बताते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी चंद्रमा सूर्य के हिस्सा है, सूर्य से अलग होकर तब जाकर निर्माण हुआ है पृथ्वी का और चंद्रमा का। तो शुरू में तो पिघलता हुआ लावा था, अगर सूर्य से कोई चीज अलग होगी तो उसमें तो लावा पिघलता हुआ है। अब लावा जब अलग होगा तो पिघलता हुआ फॉर्म में था, फिर बहुत दिनों के बाद में ठंडा उतरा, प्रोसेस होती थी लाखों करोड़ों वर्षों तक, तो फिर ये ठंडा हुआ। तो पृथ्वी ऐसे थी गोल मटोल एक लड्डू की तरह। तो ये वाली जो रूप था इसका वो क्या कहलाता पेंजिया, और ये चारों तरफ पानी भर गया बारिश वगैरह से, तो ये क्या कहलाता था पेंथालासा सागर, ठीक है। अब इसके बाद में दरार पड़ने से या कुछ भी पड़ने से, प्रक्रिया होने से ये चटक मार गया, ठीक है, बीच में से दो भागों में टूट गया, यानी ये जो मैंने बनाया, तो एक भाग ऊपर वाला बन गया और एक भाग नीचे वाला बन गया, ठीक है। और बीच में जो पानी था इसके चारों ओर इस तरह से, ठीक है, ये वाला जो पानी इसके चारों ओर घूम रहा था, ठीक है, ये वाला जो पानी जो हमने ये वाला दिखाया नहीं, ये वाला पानी जब चटक मार जाएगा बीच में से, कोई भी मतलब जो जमीन होगी या कोई शिलाखंड होगा तो इसके बीच में भी तो पानी आ जाएगा। मान लो पहले तो एक था तो चारों ओर घूम रहा है, अब यहाँ से बीच में से क्रैक मार गया तो क्या होगा, इसमें भी पानी भर जाएगा। तो पहले तो पेंथालासा था सागर, चारों ओर एक ही सागर था पूरी धरती पे, फिर ये बीच में पानी भर गया तो इसका भी नाम देना जरूरी था, तो इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दे दिया गया टेथिस सागर, ठीक है, क्या नाम दे दिया गया, टेथिस सागर। याद रखोगे, ऊपर वाली जमीन अंगारा लैंड, नीचे वाली जमीन क्या है, गोंडवाना लैंड, बीच में जो इनके सागर आ गया वो उसे क्या बोलते थे, टेथिस सागर बोला गया, ठीक है। प्रक्रिया और आगे चलती रही, साल बीतते रहे, यानी वर्ष बीतते गए, टाइम बीतता गया, तो ये वाले शिलाखंड फिर टूटे बाद में और चटक मारे, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला शिलाखंड है वो कैसे कैसे टूटा, देखो ये वाला जो अंगारा लैंड था वो इस तरह से
एक तो बना आपका ये हिस्सा, ठीक है, और एक बना आपका ये हिस्सा, और एक बना आपका ये वाला इस तरह से हिस्सा, ठीक है, इस तरह से। ये मान लो कि ये ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले में से, अंगारालैंड में से, ठीक है। अंगारालैंड में क्या बना, एक तो बना ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है, जो आप आज जानते हो उत्तरी अमेरिका के नाम से। ये वाला कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं, अपने ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये आप ऐसे कर लो, आधा आधा, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। बीच वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये कौन सा हिस्सा रह गया, ये रह गया यूरोप वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा कौन सा है, एशिया वाला हिस्सा है। यूरोप और एशिया हुए, लेकिन यूरोप और एशिया को दोनों को मिलाकर क्या बुलाता है, यूरेशिया बोला जाता है। ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। यूरेशिया में क्या आ जाते हैं, यूरोप और एशिया दोनों मिलकर क्या कहलाता है, यूरेशिया कहलाता है। तो ये इस तरह से अपने इस समय जो कॉन्टिनेंट दिखाई देंगे, जो अपना इस समय एशिया है और यूरोप, अपने कहाँ पर रहते हैं, एशिया में। तो यूरोप और एशिया की जो जमीन है ना, बिल्कुल पूरी तरह से अलग ना है, जुड़ी हुई है नहीं, मतलब मिट्टी से, कंकड़ पत्थर सैलों से ये जुड़ी हुई है। जैसे अमेरिका हमसे यूरोप से पूरी तरह से अलग है, बीच में समुद्र आ गया, ऐसे यूरोप और एशिया अलग ना है। पहाड़ पर्वत हैं जो विभाजन का काम करते हैं, केवल सीमा बना रखी है। जैसे आपका यूराल पर्वत होगा, फिर कैस्पियन सागर वगैरह होगा, तो ये वाली बाउंड्री का काम करते हैं बस। बाकी यूरोप और एशिया मिले हुए हैं आज के टाइम पे भी, ठीक है। आपसे पूछे पेपर में कि भी कौन से दो महाद्वीप अभी भी जुड़े हुए हैं जमीन के जरिए या थल के जरिए, तो कौन से हैं, यूरोप और एशिया आज भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, याद रहेगी। तो ये तो बन गए यहाँ से। ये कौन से हिस्सा है, ये है अंगारा लैंड के हिस्से, ठीक है। आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका कौन से लैंड से बना है, अंगारा लैंड से हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का, तो आप बताओगे अंगारा लैंड का हिस्सा है। आपसे पूछे यूरोप कौन से हिस्सा है, अंगारा लैंड का। आपसे पूछे एशिया किसका है, अंगारा लैंड का। या पूरा यूरेशिया किसका है, अंगारा लैंड का, ठीक है। अब नीचे वाले पर दो, ये वाला जो हिस्सा था ये भी कई जगह चटका। जैसे मान लो ये वाला हिस्सा था अपना इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो एक हिस्सा तो इसका इधर चटक गया, अलग हो गया बिल्कुल, ठीक है। एक हिस्सा बीच में इनका क्रैक मार गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो इधर वाला हिस्सा था वो क्या कहलाया, वो कहलाया दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका कहलाया। ये जो बीच वाला हिस्सा था ये क्या कहलाया, ये कहलाया अफ्रीका। और ये वाला जो हिस्सा था ये चल दिया इधर से, तो इसमें से अफ्रीका में से टूटा होगा ये वाला हिस्सा भी, तो एक हिस्सा तो ये ऊपर को निकल लिया और एक हिस्सा नीचे को निकल लिया, ठीक है ना। ये वाला जो हिस्सा ऊपर वाला कौन सा बन गया, ये बन गई भारतीय प्लेट, ठीक है, भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट बोलते हैं इसे। और ये जो नीचे आ गई ये कौन सी प्लेट आ गई, ये आ गई ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ऐसे इस तरह से आज के टाइम पे जो आप देखते हो इनके लिए, तो आज कैसे कैसे बने हुए हैं। पहले शुरुआत में सबसे पहला जो धरती का रूप था उसे क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे। इसके चारों ओर का सागर पेंथालासा सागर। फिर ये दो हिस्सों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, ठीक है। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में जो सागर आया उसे क्या बोला गया, टैथी सागर बोला गया, ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा पूछा जाता है। अब अंगारा लैंड से कौन कौन से मतलब कॉन्टिनेंट बने, तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया बने हैं। दक्षिणी जो भाग है गोंडवाना लैंड, इससे कौन कौन से मतलब महाद्वीप बने आज के टाइम पे, तो ये दक्षिण अमेरिका बना है, अफ्रीका बना है, भारतीय प्लेट बनी है और आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट बनी है, ठीक है। यानी आज के टाइम पे अपने कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। सातों के सातों दिख रहे हैं तुम्हें, 1 2 3 तो ये हो गए, और एक हीरा और एक हीरा और एक हीरा, ठीक है। और एक और है तुम्हारा नीचे, ठीक है, एक हिस्सा नीचे है जो बर्फ वाला हिस्सा है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अंटार्कटिका, ठीक है। ये है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। ये हो गया आर्कटिक, तो ये हो गया एंटी आर्कटिक, ऐसे समझ लो। ये आर्कटिक महासागर है ऊपर, तो नीचे अंटार्कटिक है, तो ये अंटार्कटिक महाद्वीप का नाम। और अटलांटिक कहाँ पे, अटलांटिक है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और इधर यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो सागर है उसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर, है नहीं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और वैसे महासागर कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, ठीक है। चलो ये वाली चीजें मैं थोड़ी सी बता दे रहा हूँ। जैसे आपसे मान लो कि पूछने लगे कि भी कुल महाद्वीप कितने हैं, है नहीं? कुल महाद्वीप कितने हैं, तो आप बताओगे महाद्वीप की संख्या कितनी है, महाद्वीप की संख्या 7 है, ठीक है। कुल अभी अपने यूपी स्पेशल पाएंगे, पहले आप ये एक्स्ट्रा की चीजें पढ़ लो। कुल महाद्वीप कितने हैं, 7 हैं। तो 7 कौन से हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बताओ, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ठीक है, एशिया। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर कौन सा आता है, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। फिर कौन सा आएगा तुम्हारा, फिर कौन सा आता है तुम्हारा, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया ना, एशिया। फिर आएगा तुम्हारा यूरोप रह गया एक तो, और अंटार्कटिक रह गया एक, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया तो सबसे छोटा है नहीं।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो सबसे छोटा है। और अगर बात करें इसमें आएगा फिर अंटार्कटिक आएगा, यानी अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। और फिर कौन सा रहेगा, यूरोप। तो ऐसे महाद्वीप हैं। ये महाद्वीप याद रखना कितने हैं, 7 हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, एशिया। और अगर बात करें जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे, तो ये सबसे कम है अंटार्कटिका में। ठीक है, तो ये हो गए कुल महाद्वीप। कुल महाद्वीप समझ में आ गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सही है। अभी देखो, अब कुल महासागर, कुल महासागर बताओ कितने, कुल महासागर कितने हैं। तो कुल महासागर हैं धरती पे 5। ठीक है, महासागर की बात हो रही है, सागर बहुत सारे हैं, महासागर। तो महासागर में कौन से हैं, एक तो आता है प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अभी बात करें, अटलांटिक महासागर के 2 भाग हैं। ठीक है, अटलांटिक महासागर के 2 भाग हैं, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। तो ये हो गया अटलांटिक महासागर। तीसरा कौन सा है, तीसरा अपने भारत के नाम पे है, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। और चौथा कौन सा है, हिंद महासागर के बाद में चौथा है अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर। ये ऐसे बोला जाता है दक्षिणी महासागर। ठीक है, दक्षिणी महासागर। और पांचवा है आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर, या फिर इसे बोलते हैं उत्तरी महासागर, उत्तरी महासागर। तो आप ये जल्दी से नोट करो भाई, महाद्वीप है अपने 7 और जो महासागर है वो कितने हैं, 5। ठीक है, तो ये चीजें सब नोट कर लो। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही ना, आ रही यहाँ तक। अब देखो, इसमें सागर अगर तुम्हें मैप में देखने हैं तो मैं दिखा दे रहा हूँ, चलो ये चीज कहाँ पे है। ये चीजें अलग अलग कर दे रहे हैं आज बिल्कुल। जैसे मान लो अपनी पृथ्वी है गोल गोल, ये हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा देखो, एक इस तरह से ये कॉन्टिनेंट आज नजर आएगा तुम्हें। ठीक है, इस तरह से एक कॉन्टिनेंट यहाँ नजर आएगा तुम्हें, एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट अपने लिए यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लो। और ये हो, तो देखो ये तो है अपना नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका। ये है अपना साउथ अमेरिका। देखो यहाँ से मैं 2 भाग बना दे रहा हूँ इसके, एक तो हो जाएगा ये यूरोप, ये हो जाएगा एशिया, ये हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका। और ये हो जाएगा अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महाद्वीप। और ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हो गए महाद्वीप तो सारे हो गए। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिक। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना है, नहीं डायग्राम में। इसके बाद में महासागर देखो कौन से हैं। तो ये जो भारत वाला हिस्सा है ना, ये भारत का हिस्सा है, ये जो पानी पड़ेगा ये वाला, ये तो कहलाता है हिंद महासागर। ठीक है, ये जो पानी कहलाएगा, देखो इस हिंद महासागर से इधर चले जाओ, नहीं यानी अब एशिया से इधर निकल जाओ, या फिर अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट है इधर निकल जाओ, नहीं ये त्रिभुजाकार में पड़ता है। ये कौन सा महासागर है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। ठीक है, ये जो एस आकार का दिख रहा है तुम्हें पानी जलराशि, ये वाली, ठीक है, यहाँ तक ऊपर उत्तरी अमेरिका से लेकर दक्षिणी अमेरिका, और इधर तुम्हारा अफ्रीका और यूरोप से साइड साइड में जो पानी ऊपर से नीचे तक पड़ेगा, ये एस आकार बनता है, नहीं तो ये कहलाता है आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर।
और ये जो पानी ऊपर रहेगा, यानी बर्फीला पानी यहाँ पे जमा हुआ है उत्तरी महाद्वीप पे, ठीक है, तो ये कहलाता है उत्तरी महासागर, उत्तरी महासागर, या फिर बोलते हैं इसे आर्कटिक महासागर। और ये जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, इसके चारों ओर जो जलराशि पाई जाती है, ठीक है, वो से बोलते हैं अंटार्कटिक महासागर या फिर दक्षिणी महासागर, ठीक है, दक्षिणी महासागर बोल दो, या अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर है तो अंटार्कटिक महासागर। तो ऐसे 5 महासागर हैं। 5 महासागर की लोकेशन पता चल गई, 5-7 महाद्वीपों की लोकेशन पता चल गई। कोई सा महाद्वीप पूछा है तो बता दोगे आप आराम से, कोई सा महासागर पूछा है तो बता दोगे लोकेशन कहाँ पे, ठीक है। इनके आकार वगैरह भी पूछे जाते हैं। प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार है, अटलांटिक का एस आकार का है, हिंद महासागर का एम आकार का है, अंटार्कटिक महाद्वीप महासागर जो है उसका स्पाइरल है और इसका भी स्पाइरल है, ठीक है, मतलब गोलाकार वृत्तनुमा, ठीक है, समझ में आ गई। अब आज के टाइम पे कंडीशन ये वाली है, आज के टाइम पे जो है, अब देखो अपने अपने यूपी की तरफ को जा रहे हैं तो भारत वाला जो हिस्सा है वो कहाँ पे नजर आएगा, तुम्हें भारत वाला हिस्सा नजर आएगा ये इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा मैप में बना दे रहा हूँ ऐसे मान, ठीक है, ये भारत का मैप है। अगर ये भारत नजर आ रहा है तुम्हें तो अपना यूपी ऊपर ही नजर आएगा यहाँ, ठीक है, ये वाला, ये जो पूरा भारत जो दिख रहा है ना आपको, ये वाली जो प्लेट दिख रही है ये इंडियन प्लेट कहलाती है। इंडियन प्लेट कभी कहाँ पे किसका हिस्सा थी, तो इंडियन प्लेट कभी अफ्रीका से लगी हुई थी, ठीक है, समझ में आ रही है ये वाली बात, समझ में आई। मैं क्या बता रहा हूँ, गोंडवाना लैंड से कौन सा हिस्सा बना है, ये बना है नीचे वाले हिस्से। और एक बात मैं ये बता रहा हूँ कि जो भारत की जो प्लेट है वो किससे लगी हुई थी, अफ्रीका प्लेट से लगी हुई थी। कभी बताते हैं कि पास्ट में कभी ये प्लेट और ये प्लेट इसका हिस्सा है, अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा है, तो इसका मतलब है जब अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा है तो पूरा का पूरा भारत कौन सी जमीन से आया है, अंगारा लैंड का हिस्सा माना जाएगा या गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाएगा, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो आप सबसे पहले तो याद रखना, आपसे पूछे कि भारत जो है वो अंगारा लैंड का हिस्सा है या गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो आप बताओगे भारत जो है कौन सी जमीन से बना हुआ है, आप बताओगे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगर भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है तो भारत में जितने राज्य होंगे वो भी गोंडवाना लैंड के होंगे, तो उत्तर प्रदेश भी कौन से हिस्सा आएगा, उत्तर प्रदेश भी आएगा गोंडवाना लैंड का, ठीक है, बात समझ में आई। तो जल्दी से यहाँ तक नोट करो और इसके बाद मैं रख पढ़ता हूँ। अब चलते हैं अपने यूपी पे, ठीक है, कर दूं, रफ कर दूं, चलो। तो इसे थोड़े से डायग्राम हल्के फुल्के बनाते रहना है नहीं, ताकि हाँ तुम्हें थोड़ा सा याद भी रहेंगी बातें। चित्र से ये होता है कि आसान रहता है याद करना और चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। थ्योरी लिखने से कोई फायदा ना है ज्यादा, समझने से चीजें ज्यादा फायदा रहता है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, यूपी के बारे में आप लिखोगे कि भाई जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है या भाग है, ये वाली बात नोट कर लो। अब अगर हम बात करें कि ये बता दो भारत, अगर हम बात करें भारत कहाँ पे पड़ेगा पूरे के पूरे मैप में, तो आपको उत्तर प्रदेश की लोकेशन भी समझ में आ जाएगी। भारत की आप स्थिति बता दो, भारत की स्थिति बताओ भाई, अगर ये पूरा का पूरा धरती का मैप है नहीं, या पूरी पूरी ये पृथ्वी है, तो अपना भारत कहाँ पे पड़ेगा, इसमें कौन से हिस्से में भारत विराजमान है, बताओ जल्दी से, कौन से हिस्से में भारत विराजमान है। देखो अगर आपने देखो काल्पनिक रेखाएं कुछ है नहीं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं मान ली गई हैं ताकि पृथ्वी की लोकेशन के बारे में पता चल सके नहीं। तो इसी तरह से अगर हम ऐसे एक विषुवत रेखा मान रखी है बीचों बीच में, ठीक है, ये कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा कितने अक्षांश पे खिंची हुई है, 0 डिग्री पे, इसे ही विषुवत रेखा बोलते हो और इसे ही बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है भूमध्य रेखा, इसे ही क्या बोला जाता है विषुवत रेखा, इसे ही बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, कई सारे नाम है इसके। अगर 0 डिग्री अक्षांश के नाम से आए तो भी यही, विषुवत रेखा के नाम से आए तब भी यही, और भूमध्य रेखा के नाम से आए तब भी यही मानी जाएगी, ठीक है। अगर सबसे बड़ा अक्षांश पूछा जाए धरती पे कि सबसे बड़ा अक्षांश बता दो, तो 0 डिग्री अक्षांश ही सबसे बड़ा है, ठीक है, मतलब 0 डिग्री का मतलब कि पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में खींचा गया है, और ये गोल गोल है, जैसे मान लो कोई चीज पृथ्वी गोल है थोड़ा सा, तो ये रेखा मतलब चारों तरफ से चलेगी गोल गोल ऐसे, तो इसका मतलब अक्षांश वृत्त होते हैं, अक्षांश रेखाएं ना होती हैं।
जैसे धरती का आकार है, अब मान लो ये कोई गोल चीज है, इसके चारों तरफ से मैंने लाइन खींच दी ऐसे, पृथ्वी गोल है ना, तो लाइन चारों तरफ से भी खींचोगे तो गोल गोल क्या बन जाएगा, वृत्तनुमा बन जाएगा। तो अक्षांश रेखाएं जो बोलते हैं, रेखाएं बोलते हैं, लेकिन रियल में क्या होते हैं, अक्षांश वृत्त होते हैं, मतलब सर्किल नुमा होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। ये वाली लाइन अगर हम इधर से जा रहे हैं तो पल्ली तरफ से मिलाते मिलाते इधर ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये वाली, अब इस पे पृथ्वी पे ना कुछ मैंने बताया काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, तो वो रेखाएं कौन सी हैं, एक तो अक्षांश रेखाएं, इनके बारे में थोड़ा सा तुम्हें बता दूं, अक्षांश रेखाएं, और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है देशांतर रेखाएं, दूसरी होती है देशांतर रेखाएं। एक तो है अक्षांश रेखाएं और दूसरी कौन सी है, देशांतर रेखाएं। देखो थोड़ा सा मैं हल्का शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। अक्षांश रेखाएं ये वाली है, ये वाली मैंने रेखा बताया कि पृथ्वी को अगर आपने ऐसे दो भागों में बांट दिया तो बीच की रेखा क्या कहलाएगी, 0 डिग्री अक्षांश कहलाएगी या विषुवत रेखा कहलाएगी। इस विषुवत रेखा के समांतर रेखाएं खींची गई हैं, ऊपर नीचे समांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो विषुवत रेखा के जो समांतर रेखाएं खींची गई हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, कितनी है अगर ये पूछे तो आपने जैसे मान लो अक्षांश रेखा खींचती कैसे है, जैसे मान लो 30 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ से सेंटर से 30 डिग्री के एंगल की एक रेखा मैंने इधर मिलाई, 30 डिग्री की रेखा इधर मिलाई है नहीं, तो ये कितने का एंगल बन गया, 30 डिग्री का। इधर से भी कितना बन गया, 30 डिग्री का। अब यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने मिला दिया ऐसे, ये वाले पॉइंट मिला दिया, तो ये कितने अक्षांश की रेखा कहलाएगी, 30 डिग्री अक्षांश की रेखा बन गई। ठीक है, तो खिंचती ऐसे खिंचेंगे कैसे, विषुवत रेखा के समांतर खिंचेंगे। तो ऐसा बोला जाता है, इनकी परिभाषा जब कोई पूछता है तो आप बताओगे विषुवत रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं, उन्हें क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, अब कितनी रेखाएं खींची गई हैं, तो ऐसे ऐसे लाइनें खींची गई हैं ऊपर नीचे इस तरह से। तो ये लाइन कितनी है, तो ये लाइन है ऊपर 90, यानी इस 0 डिग्री के अलावा ऊपर कितनी लाइन है, 90। ऐसी 90 लाइन नीचे खींची गई है इस तरह से, ये वाली भी। ठीक है, नीचे भी कितनी लाइन खींची गई है, 90। तो अगर आपसे पूछे कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कैसी है, सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि ये कैसी है, विषुवत रेखा के समांतर। ठीक है, कैसे खींची जाती है, विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। ठीक है, संख्या अगर पूछे कि कुल संख्या बता दो कितनी है, तो आप बताओगे कुल संख्या कितनी होती है, देखो 90 ऊपर 90 नीचे और प्लस 1 विषुवत रेखा, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 181। 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या है। कभी कोई पेपर में क्वेश्चन आए कि भी अक्षांश रेखाओं की संख्या बता दो, तो कितनी संख्या बताओगे, 181 बताओगे। क्लियर होगी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत तो ना है। अब देखो सबसे बड़ा अक्षांश पूछे आपसे, सबसे बड़ा अक्षांश रेखा बता दो, सबसे बड़ी अक्षांश बताओ, सबसे बड़ा अक्षांश बताओ कौन सा है, सबसे बड़ा अक्षांश बताओ कौन सा है, तो सबसे बड़ा अक्षांश है 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, सबसे छोटा पूछे तो कौन सा होगा, बिल्कुल जो पॉइंट पे जाकर बनेगा, डॉट ही बन जाएंगी 90 डिग्री, 90 डिग्री पे जाकर बिल्कुल डॉट बन जाएंगे 90 डिग्री पे जाकर, तो वो सबसे छोटे होंगे। ठीक है, तो ये वाली जो अक्षांश रेखा है ना, ये वाली एक तो है नहीं। अब इनसे क्या लगाते हैं हम, यहाँ से इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी पूछ सकता है। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में, जैसे ये दूरी बराबर है, हर जगह कहीं पे भी जाओगे तो दो रेखाओं के बीच में दूरी बराबर मिलेगी। कितनी दूरी होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होती है, बताओ कितनी होती है, 111 किलोमीटर लगभग। आप याद रखना कितनी होती है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कहीं पे जाओगे तो 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। ठीक है, याद रहेगी ना, रहेगी। और इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, जो बीच का रीजन होता है, दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच का एरिया होता है, इसे क्या बोलते हैं बताओ, आपने पढ़ा होगा, जोन बोलते हैं, गौरे बोलते हैं, बताओ। तो इसे बोला जाता है जोन। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं। अब आ जाओ जी देशांतर पे। देशांतर क्या होती है, कुछ रेखाएं ऐसी हैं, ये वाला धरती का कौन सा पोल है बताओ, कौन सा ध्रुव है, तो ये साउथ पोल। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। धरती के आप ऊपर चले जाओगे तो इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव बोला जाता है। तो कुछ काल्पनिक रेखाएं ऐसी खींची गई हैं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं। तो पोल को पोल से या ध्रुव को ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं बताओ, देशांतर रेखाएं। तो आप इसमें ऐसे लिखोगे, ध्रुव को ध्रुव से या ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा है नहीं, ध्रुवों को आप एक लाइन में लिख लो, ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा, ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर। अब ये कैसे जोड़ेंगे, देखो जैसे मान लो ये धरती है, अब ये ध्रुव है और ये ध्रुव है, तो मैंने इसे इस तरह से मिला दिया, ये मैंने इस तरह से मिला दिया। ठीक है, एक लाइन खींच गई, एक इधर से मैंने मिला दिया, एक इसे मिला दिया। मतलब कुल मिलाकर जैसे तरबूज पे लाइन खींची होती है या खरबूज पे लाइन होती है, ऐसी लाइन खींची होती है, यानी ऐसी तुम्हें संरचना ये दिखाई देगी। खरबूजा भी तो ऐसे होता है ना, होता लगता है ऐसा कुछ कुछ। तो ये ध्रुवों को जोड़ रही है, ये कौन सा है, नॉर्थ पोल है, ये कौन सा है, साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रही है ना, जोड़ रही है, तो ये क्या कहलाएंगे, देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। अब पूरी धरती गोल मटोल है,
पूरी धरती गोल मटोल होती है, कोई गोल चीज होती है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। तो आपसे पूछे कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, तो कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो भी कितनी है? 360 ही है। कुल देशांतर कितने हैं? 360। ठीक है, कुल 360 देशांतर है, आप याद रखना। यानी ये जो लाइन खींची गई वो कितनी खींची गई? देशांतर, मतलब 360 लाइन है। ठीक है, देशांतर रेखाएं कितनी है? 360। और ये इस तरह से। अब इनसे देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसे पूछ सकता है दो देशांतर रेखाओं के बीच में, देखो दो देशांतर रेखाओं बीच में जब ध्रुवों से चलेंगे विषुवत रेखा की, तो दो देशांतर रेखाओं बीच की दूरी बढ़ेगी या घटेगी? बताओ भाई, जब हम ध्रुव से कहां पे जा रहे हैं? विषुवत रेखा की तरफ को जा रहे हैं, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, हमेशा बढ़ेगी। या तो इस ध्रुव से विषुवत रेखा पा जाओ या इस ध्रुव से विषुवत रेखा पा जाओ, दूरी बढ़ेगी। अगर उल्टा पूछ लिया कि विषुवत रेखा से जब ध्रुवों पे जाएंगे तो दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी कम होगी या बढ़ेगी, तो आप याद रखना जब विषुवत रेखा से ध्रुव पे जाते हैं तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। ठीक है, समझ में आ गई ना? आगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल संख्या पूछी जाती है तो आप 360 बताओगे। ठीक है, और अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो आप 181 बताओगे। सही है, जहां तक समझ में आई। दो अक्षांश, जो दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो देशांतर रेखाएं कहीं पे हुए उनके क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है गौरे। ठीक है, ये बात भी याद रख लेना, पूछा गया क्वेश्चन है। जो दो अक्षांश रेखाएं होती है उनका क्षेत्र क्या कहलाता है? जॉन। दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? गौरे। ठीक है, जब धरती घूमती है ना, आप इधर थोड़ा सा ध्यान रखो, जब धरती घूमती है सूर्य चारों ओर से ऐसे घूम रही है ना, तो अगर सूर्य की लाइट इस लाइन से इस लाइन तक आएगी, यानी एक लाइन से सूर्य की लाइट यहाँ पे पड़ी और यहां से यहां तक आने में 4 मिनट का समय लगता है। ये बात भी आप याद रखना। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच में क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। किसे? मतलब पृथ्वी जब घूमती है सूर्य की लाइट के सामने से। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिए। तो ये वाली बात हो गई। अब ये चीजें मैंने क्यों बताई? ये मैंने इसलिए बताई ताकि आप भारत की लोकेशन समझ सको। जब मैंने धरती आपकी ऐसे बांटी, देखो अब तुम आराम से समझ जाओगे कि अपनी ये पृथ्वी है और इसके मैंने बीच में से अगर 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींच दी तो दो हिस्से हो गए, एक ऊपर का हिस्सा हो गया और एक नीचे का हिस्सा हो गया। जो ऊपर का हिस्सा कहलाया पृथ्वी का, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर का हिस्सा उत्तरी, नीचे का हिस्सा दक्षिणी। गोला है अपनी पूरी पृथ्वी, गोले का आधा कर दिया तो क्या कहलाएगा? गोलार्ध। ठीक है, तो क्या बन गया ये? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा क्या है? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला हिस्सा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, पृथ्वी ये कैसे बांटी है मैंने? इस तरह से बांटी है। एक पृथ्वी को आप किस तरह से बांट सकते हो? आप इस तरह से बांट सकते हो, इस तरह से। 0 डिग्री देशांतर रेखा खींच दी मैंने, बिल्कुल बीचों बीच में से। नहीं, ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर, ये देशांतर है। और ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। अगर मैंने ऐसे बांटा 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से, तो फिर ये गोला दो भागों में टूट गया। देखो ऐसे टूटा तो ऊपर नीचे बन गए, ऐसे टूटा तो ऐसे दो भाग बन गए। ये वाला भाग कौन सा कहलाएगा? ये वाली दिशा है पश्चिमी, तो इसे बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी तो नीचे होगा ना, ये होगा पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से। अब भारत की अगर मैंने लोकेशन जैसे आपसे पूछ रहा था कि भारत की स्थिति बता दो, तो आप कैसे बताते? बताओ, उत्तरी गोलार्ध में बताओगे, पूर्वी गोलार्ध में बताओगे, या पश्चिमी गोलार्ध में बताओगे, या दक्षिणी गोलार्ध में बताओगे? भारत जो है कौन से गोलार्ध में पड़ेगा, बस मुझे इतना बता दो। मैंने इसलिए ये वाली सारी चीजें बताई ताकि आप भारत की स्थिति आराम से कैलकुलेट कर लो। बताओ जल्दी से। अब देखो भारत है कहां पे, ये समझ लो। भारत की जो लोकेशन है अगर मैं बनाऊं तो इस तरह से तुम्हें नजर आएगा। ठीक है, ऐसे अपना ये प्यारा सा भारत नजर आ जाएगा, इस तरह से बना हुआ। ठीक है, या फिर इसमें मैं बनाऊं तो ये चीज यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है, ये बन गया छोटा सा भारत, यहाँ पे नजर आएगा धरती के इस तरह से अगर देखेंगे तो। अब देखो बांट लो इसे, अगर मैंने इसे भी तोड़ दिया या ऐसे तोड़ दिया तो ऊपर क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। अगर हमने ऐसे पृथ्वी को तोड़ा तो उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर ऐसे तोड़ा तो कहां पे आ गया? पूर्वी गोलार्ध में आ गया। तो इसका मतलब है जो भारत की जो स्थिति है ना वो कहां पे है? वो है अपनी, एक तो उत्तरी गोलार्ध में भी है तो उत्तरी लिख लो, पूर्वी गोलार्ध में भी आ रहा है तो पूर्वी लिख लो, यानी तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है इसका मतलब। ठीक है, उत्तरी पूर्वी, यानी उत्तरी का मतलब हो गया नॉर्थ, और पूर्वी का मतलब क्या होता है? ईस्ट, और गोलार्ध का मतलब क्या हो गया? हेमी स्फीयर। ठीक है, हेमी स्फीयर, नॉर्थ ईस्ट हेमी स्फीयर में है। तो याद रखोगे इतनी बात। अब अगर पूरा का पूरा, ये वाली बात समझने वाली है, देखो अब पूरा का पूरा भारत ही कहां पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो उत्तर प्रदेश भी कहां पे होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगा। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बता दो तो आप क्या बताओगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगा। पूरे भारत के हर एक राज्य उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात ना? यानी हम अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तो नॉर्थ और ईस्ट के में पढ़ेंगे।
समझ में आ गई बात? हम साउथ में कभी ना जानेंगे। क्लियर हो गई ना बात यहाँ से? ठीक है, अभी और मैं समझाऊंगा। अब देखो यहाँ तक नोट करो जल्दी से, एक बात और समझ लो थोड़ा सा। देखो जैसे ये अक्षांश रेखा है 0 डिग्री है नी, तो यहाँ से कोई ना कोई रेखा जाती होगी, कोई ऐसे पास होती होगी, कोई ना कोई तो अक्षांश जाता होगा ना भाई, ऐसे अक्षांश रेखा पास होती होगी ऐसे, कोई भारत के बिल्कुल नीचे से जाती होगी, कोई अक्षांश रेखा ऐसी होगी जो भारत के ऊपर से जाती होगी। तो इसे ही बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार। यानी अक्षांश रेखाओं पे किसी भी देश का कितना विस्तार है। तो अपने भारत का विस्तार पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं पे कितना विस्तार है, भारत का कितना विस्तार है। तो आप बताओगे, बस इतना बता दो, अक्षांश रेखाओं पे विस्तार पूछे भारत का, कि भाई भारत का अक्षांश रेखाओं पे कितना विस्तार है, अक्षांश रेखाओं पे विस्तार, अक्षांशीय विस्तार लिख लो यहाँ पर, यानी अक्षांशीय विस्तार। तो बताओ कितना बताओगे आप? भारत के जो नीचे से लाइन जाती है अक्षांश रेखा, वो कौन सी जाती है? अगर याद हो तो बताओ किसी को। भारत के नीचे से बिल्कुल जो सबसे नीचे से टच लाइन होती है अपनी, वो कौन सी अक्षांश रेखा पास होती है? किसी को भी याद हो तो बताओ, सब लोग बताओ जल्दी से। ना याद है किसी को? चलो सुन लो। देखो जो मेन भूमि है ना भारत की, वो तो जाती है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट जो मेन भूमि है, जो आपकी कन्याकुमारी वाला पोर्शन है। लेकिन अगर हम चले गए इधर अंडमान निकोबार में, जो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, एक इंदिरा कॉल ऊपर पड़ेगा, एक इंदिरा पॉइंट नीचे पड़ेगा। अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है जो अपना सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो इंदिरा पॉइंट पे जो चलेंगे, तो इंदिरा पॉइंट जो पड़ता है वो पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट में। तो मैं इंदिरा पॉइंट से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अक्षांश विस्तार भारत का कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेके और कहां तक है? ऊपर का, ऊपर वाली जो लाइन है वहां तक जाता होगा। तो ऊपर वाली लाइन कौन सी? ये है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब भारत के ऊपर से जो निकलती है वो कितनी है? 37 डिग्री 6 मिनट पास होती है। और नीचे से कौन सी पास होती है? 6 डिग्री 4 मिनट। अगर मेन भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से, आप कहीं पे देखोगे मोटा मोटा तो 8 डिग्री 4 मिनट भी लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि मेन भूमि की बात कर रहा है। 6 डिग्री 4 मिनट से मैंने मतलब है कि अंडमान निकोबार का जो अपना दक्षिणतम बिंदु है उसका पॉइंट में ले लिया, तो 6 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है, याद रखोगे। इसके बाद में ये हो गया भारत का विस्तार। तो भारत का विस्तार इसका है, तो मतलब यूपी का विस्तार भी इसके बीचों बीच में होगा कहीं ना कहीं, अगर यूपी का निकालेंगे। ऐसे भारत का देशांतरी विस्तार बता दो, भारत का देशांतरी विस्तार, यानी कौन कौन सी देशांतर रेखाएं जो भारत के पूर्व और पश्चिम में है, भारत का देशांतरी विस्तार बताओ। भारत के देशांतरी विस्तार में कौन कौन सी रेखाएं आएंगी? तो एक लाइन तो ऐसी होगी जो भारत के इधर से जा रही होगी, ऐसे टच करते हुए जा रही होगी, जा रही होगी ना, जा रही होगी। एक लाइन ऐसी होगी जो भारत के इधर से टच करती हुई जा रही होगी ऐसे, तो इसे बोलेंगे देशांतरी विस्तार, कि भारत कौन कौन से दो देशांतर के बीच में आ रहा है। तो जो भारत के इधर देशांतर निकलता है, सबसे इधर का जो इधर वाला होता है, तो उसका तो नाम है, वो कितना है आप नंबर लिख लेना 786 इस तरह से, और यहां बना देना 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये लाइन कौन सी जाती है? 68 डिग्री 7 मिनट, ये वाली, ठीक है। फिर इधर चलो आप, इधर कौन सी लाइन है? तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये थोड़े से नंबर्स हैं, याद रखने पड़ेंगे भी, आपको रटने पड़ेंगे नंबर्स, कभी कभी रटने पड़ते हैं। इनकी कोई फिगर, कोई आकृति तो होती ना है जो आराम से देख के याद हो जाएंगे, तो याद करने पड़ेंगे। यानी भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, तो आप याद कर लेना। ऐसे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में। याद कर लोगे इतनी बात? तो जल्दी से नोट करो ये वाली बात। अब अपने यूपी की स्थिति बताते हैं, यूपी के उस पर चलते हैं, लोकेशन पे। यूपी का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यूपी का देशांतरी विस्तार कितना है, उसकी बात करेंगे। जल्दी करो इतनी बात है नोट। यहां तक बात समझ में आ गई ना? ये बता दो पहले इतनी चीजें। अब अपने, मैंने भारत की बता दी मोटी मोटी, अब मैं समझाऊंगा तुम्हें कि यूपी भारत के अंदर कहां पे पड़ेगा, क्योंकि आराम से ढूंढ लोगे। भारत में, भारत के अंदर ही तो यूपी है, तो इसका मतलब भारत जब उस कोने में, तो यूपी भी वहीं पे होगा, उसके कोने में ऊपर। अब तुम्हें भारत की स्थिति पता चलेगी मोटी मोटी, है नहीं थोड़ी। अब मैं यूपी के बारे में बताऊंगा तो आराम से समझ में आएगा। देखो अब उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं, नहीं तो आप डाल लो उत्तर प्रदेश की स्थिति, उत्तर प्रदेश की स्थिति, उत्तर प्रदेश की स्थिति। देखो किसी की जब लोकेशन पढ़ते हैं ना, तो दो तरीके से पढ़ी जाती है स्थिति। जब आप किताब में पढ़ोगे तो दो तरीके से आप पढ़ोगे। एक तो पढ़ा जाता है
के बीच का देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी उसके आधार पर। तो इसे बोला जाता है खगोलीय स्थिति। ठीक है, क्या बोला जाता है? खगोलीय स्थिति। खगोलीय स्थिति। दूसरी क्या बोली जाती है? दूसरी बोली जाती है ज्योग्राफिकल, यानी भौगोलिक। भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति। खगोलीय को इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन। ठीक है, और इसे भौगोलिक क्या बोला जाता है? भौगोलिक को बोला जाता है जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल। ठीक है, तो इंग्लिश में भी लिख लेना आप। अब खगोलीय स्थिति कौन सी होती है? तो खगोलीय का मतलब है कि इसे बताया जाता है कि भी किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, किसी जिस चीज की हम स्थिति देख रहे हैं उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, देशांतरीय और अक्षांशीय। देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार, विस्तार के हिसाब से देखेंगे, है नहीं। और अगर देखेंगे भौगोलिक स्थिति बता दो, तो भौगोलिक का मतलब है कि इसके भाई प्राकृतिक विभाजन के तौर पे, है नहीं, प्रकृति ने कैसे कैसे बांटा है, प्राकृतिक विभाजन के तौर पर, प्राकृतिक विभाजन के हिसाब से। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन के हिसाब से कि कहाँ पे पर्वत हैं, कहाँ पे नदियां हैं, कहाँ पे इस भूमि के इधर पूरब में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। ठीक है, इस तरह से तो ये बांटते हैं भौगोलिक स्थिति। तो खगोलीय स्थिति मतलब देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार कितना है, भौगोलिक स्थिति मतलब प्राकृतिक विभाजन के हिसाब से। जैसे मैं थोड़ा सा भारत के बारे में बता दूं, जैसे अभी भारत के बारे में पढ़ा तो अपने क्या अपनाया, देखो भारत के बारे में क्या पढ़ा कि भी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से लेके कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। अब याद हो जाएगा। देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 या 25 मिनट तक। ठीक है, ये हो गया क्या, ये होगी खगोलीय स्थिति होगी कि खगोलीय के हिसाब से, एस्ट्रोनॉमिकल के हिसाब से हमने बता दिया। ऐसे ही अगर हमने भौगोलिक स्थिति देखी होती तो भारत की भौगोलिक स्थिति कैसे बताते, तो हम ये बताते कि भी भारत है और भारत के उत्तर में क्या है, उत्तर में है हिमालय। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय। ठीक है, भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो ऐसे अगर हम बताते भारत की लोकेशन तो हम बताते कि ये क्या है, प्राकृतिक विभाजन है और ये कैसी स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है। तब इस तरह से बताते। तो ऐसे अपने बताएंगे अब यूपी के बारे में। ठीक है, यूपी के बारे में ये चीज हमें यूपी के बारे में जाननी है। तो देखो ये तो मैंने भारत के बारे में बताया, अब यूपी के बारे में डालिए ना, हेडिंग अपने उत्तर प्रदेश की स्थिति डालिए। तो इसे डालो। देखो अगर आप जैसे कोई भी गोला है, ये थोड़ी सी और जानकारी आप अलग से इकट्ठी कर लो। जैसे मान लो ये वाली क्या कहलाती है, पूरी पृथ्वी अपनी, है नहीं, ये है अपनी पूरी पृथ्वी। तो कोई मुझे बताएगा ये पृथ्वी का जो पूरा पूरा गोल गोल हिस्सा है इसे क्या बोलोगे? पूरी पृथ्वी का जो गोल गोल हिस्सा है ये इसकी क्या बोलते हैं, इसे जो लाइन मैंने खींची हुई है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सरकमफ्रेंसिस। इंग्लिश में सरकमफ्रेंसिस बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे परिधि। तो अगर कोई बच्चा थोड़ी सी जानकारी तो मुझे बस ये बता दो कि इस परिधि, भारत की जो मतलब पूरी पृथ्वी की जो परिधि है उसकी लंबाई कितने किलोमीटर है। अगर आप इस पॉइंट से चले पृथ्वी के और घूम के सारे चक्कर लगा के यहीं पे आ गए तो कितना किलोमीटर घूम जाओगे, परिधि कितना किलोमीटर है बताओ जल्दी से। पता है ना, पता है किसी को? तो ये है 40,008 किलोमीटर। समझ में आ गई? याद रख लेना, पूरी पृथ्वी की परिधि की लंबाई कितनी है, 40,008 किलोमीटर। अब इसके अगर मैंने 4 हिस्से बना दिए ऐसे, तो ये कितने, यहाँ पे कितने अक्षांश है, 90। यहाँ पे कितने अक्षांश है, 90। यहाँ कितने, 90। ये कितने, 90। 90 अक्षांश होंगे इस तरह से, होंगे ना, होंगे। अगर मैं दो अक्षांशों के बीच में दूरी निकालूं तो क्या करूं भाई, अगर मैं ये वाला 4008 किलोमीटर है, इसे मैं 4008 किलोमीटर को 4 जगह बांटूं तो कितना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा कितना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा इतना यहाँ तक, ये कितना पड़ेगा, 4 से भाग कर लो तो कितना पड़ेगा, 4 एकन 4 और ये कितना आ जाएगा 10,000 और यहाँ पे 4 दूनी 8, कितने किलोमीटर हो जाएगी, 10,002 किलोमीटर। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, 90 जो अक्षांश है, 90 डिग्री जो अक्षांश है उनके बीच की दूरी कितनी आ गई, 10,002 किलोमीटर आ गई। अब मैं अगर निकालूं 1 डिग्री अक्षांश के बीच में बता दो कितना आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि 90 से भाग कराना पड़ेगा इसे। 10,002 को अगर आपने 90 से डिवाइड करा तो बताओ कितना आएगा। अगर 10,002 को 90 से मैंने डिवाइड करा तो कितना आएगा बताओ जल्दी से, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी,
भाग देके देखो आप अपने कैलकुलेटर में, लगाओ। ये चीज आ रही है ना, आ रही है, देखो 111.13 किलोमीटर आ रही है ना, आ रही है, बस ये चेक कर लो। ठीक है, 1 डिग्री अक्षांश मतलब इसका मान निकालोगे तो इसका मतलब आपने क्या निकाल दिया भाई, ये निकाल दिया कि जो अपने अभी पढ़ा था ना, अभी जो अपने पढ़ा था, मैंने पूछा था कि दो अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी होती है, तो बताओ, लमसम लिखवाया था मैंने 111 किलोमीटर, लगभग में 111 किलोमीटर बताया, लेकिन सही वैल्यू क्या आती है, 111.13 किलोमीटर आती है। इसे लगभग में हम क्या पढ़ लेते हैं, इसे लगभग में 111 किलोमीटर याद रख लेते हैं। आप 111 किलोमीटर याद रख सकते हो मोटा मोटा, ठीक है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी निकाल ली। एक अक्षांश जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। एक अक्षांश में कितनी मिनट होती हैं, 60। तो इसका मतलब है कि 60 मिनट का समय इतना आ गया, ठीक है। अगर मैं 1 मिनट का समय निकालूं तो इसका मतलब 60 से डिवाइड करना पड़ेगा इसे, 111.13 और बटे कितना हो जाएगा 60। तो इसे बताओ ये कितने किलोमीटर की दूरी आएगी। अब इसे 60 से डिवाइड करके देखो कितना आएगा, ये वाला पूरा पूरा 111.13 को आप 60 से भाग दोगे तो कितना आएगा, जल्दी से भाग दो, देखो अपने कैलकुलेटर में लगाओ, ये आएगा 1.86 मीटर आएगा, ठीक है, 1.86 किलोमीटर, ठीक है, किसमें आएगा ये, किलोमीटर में। तो ये 1 मिनट का आ गया। अगर 1 मिनट में पहुंचेगी, 1 मिनट का में कितना दूरी होती है 1 मिनट के अक्षांश में, तो कितना बताओगे आप इतना, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड, ठीक है। तो अगर मैंने 1 सेकंड की निकाली तो कितना आएगा, देखो 1.86 को फिर से कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से, तो फिर कितनी दूरी आएगी, तो आप जब इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.030 किलोमीटर। इसे देखो नितिन, भाग देकर देखो कितने आएगा क्या, ये देखो 1.86 आएगा ना, आएगा। फिर 1.86 को 60 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.031 किलोमीटर आएगा। ये देखो पहले चेक करके कितना आ रहा है, आ रहा है। अब इसे किलोमीटर को मीटर बना लो तो कितने से गुणा करानी पड़ेगी, 1000 से, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो कितना आएगा, 31 मीटर आएगा। तो 1 सेकंड के जो बीच में दूरी होती है ना, एक जो सेकंड होती है अक्षांश में, वो कितनी दूरी होती है, 31 मीटर। 1 मिनट में कितनी होती है, 1.86 किलोमीटर होती है। और वहीं आप 60 मिनट में निकालोगे तो कितनी आएगी, 111 किलोमीटर, या दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर। जल्दी से नोट करो इसे, ये भी चीज जरूरी है याद करनी। परिधि की लंबाई याद कर लेना, परिधि की लंबाई पूछ सकता है, 40,008 किलोमीटर परिधि की कितनी लंबाई है, परिधि पूछ सकता है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो याद होनी चाहिए, ओरली याद होनी चाहिए। ये तो अपने पृथ्वी का ऐसे निकाला, ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इतनी, पूरी पृथ्वी की परिधि जो है वो कितनी है, 40,008 किलोमीटर है। ये वाली जो इतनी 90 डिग्री अक्षांश की वो हमने 4 से भाग देकर निकाली, क्योंकि 4 भागों में बांट लिया, ठीक है ना। देखो ये विषुवत रेखा की आपसे लंबाई पूछे ना, विषुवत रेखा की लंबाई बता दो, तो विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है, 12,756 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछे नॉर्थ से पोल तक, ये वाली नॉर्थ से लेकर साउथ पोल तक, तो ये वाली लंबाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई है 12,712 किलोमीटर, ठीक है। ये कम है थोड़ी, ये ज्यादा है, ये वाली ज्यादा है, मतलब क्योंकि पृथ्वी ना पिच की हुई है ना, थोड़ी सी हल्की सी चपटी है अपने अक्ष में, तो ऐसे याद रख लेना। ये सारी दूरी लिखो, जल्दी करो नोट, ये लिख लिया सारा। चलो तो अब इससे आगे आ जाओ, ठीक है। ये मैंने क्यों बता दी, क्योंकि आपको ये वाली दूरी समझ में आ गई नहीं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो याद रहेगी। और देखो देशांतरी अक्षांशीय विस्तार हमें देखना है यूपी का, तो आप बताओ यूपी का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यूपी का अक्षांशीय विस्तार बताओ भाई, किसी बच्चे को याद हो तो बताओ यूपी का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यूपी का अक्षांशीय विस्तार बताओ अगर किसी को याद हो तो आप लिख लो, ये है तुम्हारा 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 31 डिग्री 25 मिनट तक, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार यूपी का। 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक, 31 डिग्री 28 मिनट है, 31 डिग्री 28 मिनट। तो यूपी का अक्षांशीय विस्तार समझ में आ गया, 23 52 से 31 28। अब ये बात कई बार बोल लो, 23 52 31 28, 23 52 31 28, याद हो जाएगा। यानी जो अपना यूपी है, जैसे आप यूपी देखोगे तो यूपी कि आप ऐसे में बना लो, तो यूपी के जो ऊपर से लाइन जाएगी अक्षांश रेखा वो कौन सी जाएगी, वो जाएगी 31 डिग्री 28 मिनट, और नीचे से कौन सी जाएगी, नीचे से जाएगी 23 डिग्री 52 मिनट। सही है, बात क्लियर हो गई। ऐसे ही अब लिख लो यूपी का देशांतरीय विस्तार, यूपी का देशांतरीय विस्तार, यूपी का देशांतरीय विस्तार। तो यूपी का देशांतरीय विस्तार कितना है, ये है अपना
77 से लेके 77 डिग्री 30 मिनट से लेके 84 डिग्री 39 मिनट तक। 77 3 84 3 याद रखना, ये देशांतर हो जाएगा 77 3 से 84 3। ठीक है, याद रख लोगे इतनी बात ना? ये बताओ, देशांतरी विस्तार हो गया 77 30 से लेके 84 39 था। या फिर आप याद रखो 77 3 मोटा मोटा 77 3 84 3 77 3 84 3, ऐसे याद कर लो, याद हो जाएंगे वैल्यू। ये बात की वैल्यू कोई ना पूछेगा, बस इतना भी याद रहेगा ना तुम्हें 77 3 84 3, तो काम चल जाएगा पेपर में। और ऐसे ये वाला भी याद रखना यूपी का अक्षांश विस्तार, तो 23 52 से लेकर 31 28, ये अपना यूपी का है। ठीक है ना? ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो यूपी की जो एक लाइन जो इधर से पास होगी वो कितनी होगी 84 डिग्री 39 मिनट, इधर से जो पास होगी वो कितनी होगी 77 डिग्री 3 मिनट या 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट। वहीं भारत का विस्तार बताओ कितना बताया था, साथ साथ में अभी याद करते चलो, रिकॉल करो। मैंने अपने यूपी का लिखा है, भारत का कितना बताया था? अगर यहीं पे भारत हो आपके सामने तो भारत का बताओ कितना बताया था? नीचे कितना बताया था? 6 डिग्री 4 मिनट से लेके कितना 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत का देशांतरी कितना लिखवाया था? वहीं भारत का देशांतरी लिख लो। इसे कंपैरिजन करते चलोगे ना तो जल्दी याद होती है चीजें। जब हम कंपैरिजन करते हैं ना तो ज्यादा जल्दी याद होती है। तो कितना था? ये था 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो ऐसे याद कर लो। ठीक है, लिखो आप यूपी वाला, लेकिन साथ साथ में याद करते रहो, कोई दिक्कत ना है। तो हो जाएगा यूपी का अक्षांश विस्तार 23 52 से 31 28, यूपी का देशांतरी विस्तार 77 3 से 84 3। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यूपी की बात करें, देखो ये तो हो गया अक्षांशी विस्तार कितना है। अगर बात करें कि कितना अक्षांशी विस्तार है, तो अगर पूछे ना कितने अक्षांश पे फैला हुआ है यूपी, तो आप इसमें से घटा सकते हो आराम से। ठीक है, घटा दो। जैसे मान लो भारत का विस्तार पूछा आपसे कि भारत का टोटल बताओ कितने अक्षांश आते हैं इसके भारत के बीच में, तो इस वाले में से घटा दो आराम से। देखो घटाओ, ये तुम्हारा 6 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2 मिनट दशमलव लगा लो। 37 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा? 31। तो लगभग कितने अक्षांश विस्तार है? 31 डिग्री अक्षांश पे विस्तार है, 31 डिग्री 2 मिनट पे। या फिर मोटा मोटा क्या बोल दिया जाता है, 30 डिग्री अक्षांश बोल दिए जाते हैं कि भारत जो फैला हुआ है वो कितने पे फैला हुआ है? 30 डिग्री अक्षांशों में फैला हुआ है। आप इसमें से इसे घटाओगे तो लमसम इतना ही आता है, फिर भी 30 डिग्री देशांतरी आते हैं। आप घटा के इसमें से देखोगे तो, ठीक है ना? ऐसे यूपी का विस्तार पूछे तो इसमें से इसे घटा दो। देखो 31 में से आप घटाओ इसे, 28 में से 52, 31 में से मोटा मोटा घटा लो, 31 में से 30 घटाओ तो लमसम कितना पड़ेगा? 7 अक्षांशों विस्तार है, यानी यूपी जो है 7 अक्षांशों पे फैला हुआ है। और ऐसे इतना इधर से घटा लो, 84 में 77 गए तो कितने बचे? लगभग 7। तो 7 ही देशांतरों पे यूपी का विस्तार है और 7 ही तुम्हारे अक्षांशों विस्तार है। ऐसे ऐसे याद कर सकते हो, मोटा मोटा याद करने की बता रहा हूँ, ठीक है ना? अब जैसे आपका यूपी पड़ा, ठीक है ना, तो एक चीज और आप नोट कर लो, कहीं पे भी बॉक्स बना लो। जैसे मान लो ये अपना यूपी है, ठीक है, ये अपना यूपी है, तो यूपी की एक ऊपर से नीचे तक लंबाई चौड़ाई होगी, है नहीं? तो ये लंबाई चौड़ाई ऊपर से नीचे कितनी है, तो आप याद रखना ये है 240 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक यूपी का विस्तार कितना है? 240 किलोमीटर में। अगर आपसे पूछे कि पूरब से पश्चिम बता दो ऐसे ऐसे कितनी लंबाई यूपी की, तो आप बताओगे 650 किलोमीटर। ठीक है, लिख लो नोट करके कहीं पे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं नहीं, यूपी की लंबाई चौड़ाई, यूपी की लंबाई कितनी है आप बताओगे? 650 किलोमीटर। किसी किसी किताब में 640 किलोमीटर लिखा होगा, तो आप देख लेना विकल्प में कितना दे रखा है। अगर आपसे पूछे कि यूपी की चौड़ाई कितनी है, तो आप बताओगे 240, यानी ये 240 की जगह 250 भी हो कहीं पे, तो आप देख लेना। वैसे 650 ज्यादा मिलेगा और 240 ज्यादा मिलेगा, तो 650 किलोमीटर 240 किलोमीटर आप याद रख लेना। ठीक है, ऐसे ही इसका देशांतरी अक्षांशी विस्तार में भी 1 आध मिनट का अंतर आ सकता है कहीं पे, नहीं किसी किताब के हिसाब से। मैंने ये 31 28 लिखवाया है, कहीं पे आपका 30 भी देखने को मिल सकता है, नहीं तो आप इतना याद रख लेना 23 52 से लेकर 31 28, और ये 77 3 से 84 3 आप याद रखना। किसी किसी किताब में आपको मिलेगा 77 05 से मिल जाएगा 84 39 तक, तो वो उसे भी देख लेना, आप इसे याद रखना बस कुल मिलाकर। ठीक है, तो ये हो गया अपना अक्षांशी विस्तार। जल्दी से करो नोट इसे। अब दूसरा देखनी है भौगोलिक स्थिति, यानी यूपी की भौगोलिक स्थिति क्या है उसे बता दूं थोड़ा सा। ये समझ में आ गई ना यूपी की, भाई हर बात समझ में आ गई, ये बताओ पहले। ठीक है, यूपी का मैंने मैप तो अभी तक बनाया ना है तुम्हारे सामने। अगर मैप में बनाऊं देखो तो ऐसे मैप दिखाई देगा तुम्हें, थोड़ा सा मैप भी बनाई दे रहा हूं। सिंह जैसा आकार है अपने यूपी का, ठीक है। जो यूपी का जो आकार है वो कैसा बताते हैं, यूपी का आकार, तो आप यूपी का आकार याद रखना कैसा है, सिंहवत। ठीक है, सिंहाकार या फिर लंबवत बोलते हैं, ठीक है, लंबवत, सिंह जैसा। देखो ऐसा दिखाई देगा
अब कभी आप मैप में देखा हो आपने, तो इस तरह से नजर आएगा अपना यूपी। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से नजर आएगा यूपी। ठीक है, ऐसा सिंह जैसा आकार है, सिंहाकार, ये अपना यूपी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इस तरह से अगर आप, ये सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, जैसे अपना ये यूपी है। ठीक है, यूपी का ये वाला, कभी जब मैं पढ़ो आप तो याद रखना, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये डायरेक्शन हमेशा पूरब होती है। ऊपर वाली डायरेक्शन क्या होती है, ऊपर वाली डायरेक्शन हमेशा उत्तर होती है। नीचे वाली डायरेक्शन क्या कहलाती है, नीचे वाली डायरेक्शन कहलाती है दक्षिण। ठीक है, और इधर वाली डायरेक्शन क्या कहलाती है, ये कहलाती है पश्चिम। ठीक है, बात याद रखोगे, जब भी मैप पढ़ते हैं तो हमेशा इधर क्या होता है पूरब, ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे क्या होता है दक्षिण, और इधर क्या होता है पश्चिम। तो आपसे कभी पूछे कि यूपी का सबसे पूर्वी हिस्सा बता दो, पूर्वी पॉइंट कौन सा है, तो पूर्वी पॉइंट ये बनेगा, पूर्वी पॉइंट। और ये पूर्वी कौन सा जिला है, ये वाला सबसे पूर्वी कौन सा जिला है, ये वाला, यहाँ से गंगा निकलती है, तो ये है अपना बलिया। बलिया एग्जिट, बलिया से ही एग्जिट होती है अपनी गंगा। ठीक है, बलिया। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया, बलिया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा यूपी का, तो ये है अपना इस वाले कोने में। ठीक है, ये आएगा आपको पड़ेगा शामली। ठीक है, ये कौन सा जिला है, शामली। तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला शामली। ठीक है, अब यूपी का सबसे उत्तरी, तो उत्तरी बिंदु पड़ेगा देखो ये वाला यहाँ। ठीक है, इस वाले बिंदु पे। अब ये जिला कौन सा पड़ता है, तो ये पड़ता है सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर। तो यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, यूपी का सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर आप याद रख लेना। अब दक्षिणी की बात कर ले रहे हैं, तो यूपी का सबसे दक्षिणी बिंदु कहां पड़ेगा, सबसे दक्षिणी बिंदु पड़ेगा ये वाला। ठीक है, ये वाला जिला, ये वाला जो है। अब ये जिला कौन सा है, तो ये सबको याद होगा कौन सा जिला है ये सोनभद्र जिला। ठीक है, सोनभद्र। ठीक है, ये सोनभद्र हो गया। अब ये सोनभद्र जो है, ये आप याद रख लेना, सबसे दक्षिणी जिला है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है, और सबसे पश्चिमी कौन सा है, शामली। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए हम सीधा, तो कितने किलोमीटर चल गए, 650 किलोमीटर चल गए इसका मतलब। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिल गए, ऐसे मिल गए नीचे तक, ऐसे मिल गए, तो ये कहीं पे भी दूरी जाएगी तो लगभग कितनी पड़ती है, 240 किलोमीटर, है ना, ये वाली 240 किलोमीटर। या तो आप यहां से देख लो ऐसे, या फिर यहां से देख लो, चौड़ाई तो ऐसी नपेगी। तो ये लमसम 240 कहीं 250 ऐसे लिखी होती है, ऐसे ये वाली भी 650 कहीं 640 लिखी होती है। तो इस पे मत जाना, बस आप 650 किलोमीटर याद रखो ये वाली लंबाई, और ऊपर से नीचे ये आप याद रखो 240 किलोमीटर। ये भी जिले भी याद रख लो, ऊंचे आते हैं कि भी पूर्वी कौन सा है, तो बलिया, पश्चिमी कौन सा है, तो शामली, उत्तरी कौन सा है, तो सहारनपुर, और दक्षिणी कौन सा है, तो सोनभद्र। इतनी बात याद हो गई है नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है। अब इनके जिलों के बारे में और बात करेंगे नहीं, और यहाँ पे जैसे अपना उत्तर प्रदेश जो है बहुत सारे राज्यों से मतलब बाउंड्री शेयर करता है, तो कौन कौन से राज्य हैं, यानी कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। एक एक जिला देखेंगे नहीं कि बिहार से कितने जिले लगते हैं, तो बिहार से 7 जिले लगते हैं, उन्हें देखेंगे। मध्य प्रदेश से 11 जिले लगते हैं, उन्हें एक एक करके नाम में याद करवा दूंगा। सोनभद्र से सोनभद्र जो है 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये वाली बात है भी। जो अपना ललितपुर वाला जिला है, ये पूरा पूरा मध्य प्रदेश ने घेर रखा है, तो इसे भी याद रखेंगे। राजस्थान से 2 जिले लगते हैं, अपना जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उससे भी 2 जिले लगते हैं, गौतम बुद्ध गाजियाबाद। हरियाणा से 6 जिले सीमा साझा होता है, तो ये सब चीजें याद करवा दूंगा, बस आप धीरे धीरे पढ़ते रहो। ठीक है, पहले इसे देखो प्राकृतिक विभाजन, है नहीं, ये तो हो गया अपना यूपी का आकार, और मैंने लंबाई चौड़ाई दिखा दी, पूर्वी पश्चिमी और ये जिले हो गए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, ये तो मैंने यूपी की बात करी है, अगर भारत की बात करें तो थोड़ी देर के लिए मुझे बताएगा कोई कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, पश्चिमी राज्य कौन सा है, बताओ कोई। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, सबसे पूर्व का राज्य कौन सा है, बताओ कौन सा है, क्या नाम है, एपी, अंजनी पुत्र ना, अरुणाचल प्रदेश, उगते सूर्य का राज्य बोलते ना, बोलते अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य बताओ जल्दी से, कौन सा पड़ेगा, लद्दाख। लद्दाख से ऊपर और कौन पड़ेगा, सबसे ऊपर कौन सा राज्य, लद्दाख। ठीक है, भले ही केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन है तो अपना केंद्र शासित प्रदेश राज्य। सबसे उत्तर में कौन सा पड़ेगा, लद्दाख पड़ेगा। पूरब में कौन सा पड़ेगा, भारत के सबसे पूरब में कौन सा राज्य पड़ता है, तो ये पड़ता है गुजरात। गुजरात की जमीन जो है सबसे पूरब में पड़ती है। ठीक है, और भारत के सबसे दक्षिण में बता दो कौन सा राज्य पड़ेगा। ठीक है, अब भारत के दक्षिण में देखो, वैसे तो आप जाओगे तो तमिलनाडु पड़ेगा। ठीक है, मेन भूमि की अगर बात करें, तमिलनाडु। और अगर आप केंद्र शासित प्रदेश लगाओगे तो फिर अंडमान निकोबार की जमीन पड़ेगी। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा, वो पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ये चीजें कंपैरिजन करते आप कंपैरिजन करते चलोगे ना तो याद हो जाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ अभी यूपी का पूरा पश्चिम बता रहा हूँ, तो ऐसे मैंने भारत के भी बता दिए, तो ये याद हो जाएंगे। भारत का सबसे जो मतलब
दक्षिणी जो पॉइंट है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, कहाँ पे पड़ेगा, कौन सा राज्य में, अंडमान एंड निकोबार में। भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ऐसी भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर बिंदु पूछा जाए तो कौन सा बताओगे, बिंदु है कीबुथु, कीबुथु, ठीक है, इस तरह से कीबुथु। ऐसे पूछे जी कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु बता दो, सबसे पश्चिम बिंदु, तो गुजरात में पड़ेगा, और गुजरात में कौन सा जगह है, सर क्रीक, ठीक है, क्या नाम है इसका, सर क्रीक। और सबसे उत्तरी बिंदु कहां पड़ेगा, लद्दाख में, क्या नाम है इसका, इंदिरा कॉल। तो ये सब बातें याद होनी चाहिए, इंदिरा कॉल, ठीक है। तो ये अलग से नोट कर लेना कहीं भारत के बारे में, भाई ये वाली जानकारी है भारत के बारे में, अलग कहीं नोट कर लो, या फिर नोट करके डाल दो, ये वाली चीजें याद करते करते यहीं पे लिख लो, कोई दिक्कत ना है। तो ये चीजें हो गई है नहीं। अब इस पर आ जाओ, प्राकृतिक विभाजन पे। देखो जब आप यूपी का इसका भौगोलिक स्थिति देखोगे यूपी की, तो यूपी का देखो मैप से ही बता दे रहा हूं मैं, नहीं मैप बना के समझा दे रहा हूं, फिर डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीजें। ये मैं रफ कर दे रहा हूं सर, रफ कर दो, करो जल्दी से, तो नोट करो जी, करो भाई जल्दी से नोट करो, है नहीं, भौगोलिक स्थिति बता दे रहे हैं यूपी की, रफ कर दे। ये हो गया अपना अक्षांशीय विस्तार, है नहीं, देशांतरी विस्तार समझ में आ गया नहीं, लंबाई चौड़ाई अपने सब देख लिए। अब मैं बता दे रहा हूँ प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन कैसे करेंगे यूपी का, देखो जैसे मान लो अपना यूपी का मैं मैप बना दे रहा हूँ ना, उसी में तुम्हें बहुत सारी बातें समझा दूंगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये वाला भौगोलिक विभाजन। तो देखो जैसे अभी अपने यूपी का मैप बनाया, आप ना अब यूपी का मैप बनाना सीख लो, ठीक है। ये बार बार जरूरत पड़ेगी अपन को यूपी की, थोड़ा सा गलत बन गया है, ज्यादा लंबा शेर बन गया बस, ठीक है। ठीक है, इस तरह से ये बन गया यूपी का मैप। आप देख लेना मैप में भी देख लेना, रियल वाले मैप में कुछ कुछ ऐसे नजर आएगा तुम्हें यूपी। ये वाला हिस्सा ना थोड़ा सा नीचे है इस वाले हिस्से से, ये वाला हिस्सा थोड़ा निकला हुआ बनाया करो, और ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा यहाँ पे उठा हुआ बना दिया करो, इधर बिहार साइड में वो निकाल दिया करो इस साइड में, क्योंकि ये बलिया जिला निकालना होता है। और ये थोड़ा सा हिस्सा ऊपर का सहारनपुर जो जिला है, ये अपना सबसे उत्तरी बिंदु है, तो ये ऊपर हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, उत्तराखंड से मिलता है नहीं, तो इसकी वजह से ये ऊपर वाला हिस्सा उठाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ी सी कहानी बताऊं अपने उत्तर प्रदेश की। जैसे अपना यूपी था तो इसका पुराना नाम तो तुम्हें पता ही होगी, क्या नाम है इसका पुराना नाम, संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत रहा है 1937 से, उसका नाम क्या है, संयुक्त प्रांत। यूपी का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, किसी को पता है, उत्तर प्रदेश कब पड़ा है नाम, बताओ जी भाई, यूपी का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, कौन सी सन में पड़ा है, किसी बच्चे को याद ना है, 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अपने यूपी का नाम क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश, यानी जो संयुक्त प्रांत था उसका नाम क्या बन गया, उत्तर प्रदेश। कब बना है, 24 जनवरी 1950 को। इसी वजह से 24 जनवरी को क्या मनाता है उत्तर प्रदेश, स्थापना दिवस मनाया जाता है। यूपी में स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 24 जनवरी को, इसी वजह से मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। अब देखो ये उत्तर प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश था ना जब अपना, तो उत्तर प्रदेश में ऊपर वाला जो अपना राज्य कौन सा है, अपने सिर पे जो बैठा हुआ है, उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सब कुछ था। 1950 की मैं कहानी बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अपने यहाँ पे पर्वतीय भाग भी था, ठीक है, पर्वतीय भाग भी था, ठीक है, मैदानी भाग भी था, ठीक है, मैदानी भाग भी था, और अपना एक पठारी भाग भी था, ठीक है। कब की बात बता रहा हूं मैं, 1950 की, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश में पर्वतीय भाग भी शामिल था, मैदानी भाग भी शामिल था, और पठारी भाग भी शामिल था। पठारी भाग जो अपनी नीचे दक्षिण भारत का हिस्सा है, यानी पठार का, दक्कन के पठार का हिस्सा आता है, पठारी भाग में आता है। मैदानी जो गंगा यमुना का मैदान है वो मैदानी भाग में आएगा। पर्वतीय जो पर्वतों का हिस्सा है, जो शिवालिक क्षेत्र है, हिमालय की जो सबसे नीचे वाली मतलब श्रेणी है कौन सी है, शिवालिक। हिमालय को कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। एक तो सबसे पहले कौन सा है, ट्रांस हिमालय, फिर दूसरा कौन सा है, बृहद हिमालय, फिर तीसरा कौन सा है, मध्य हिमालय, और चौथा पार्ट कौन सा है, शिवालिक। तो शिवालिक का जो भाग पड़ता है वो हमारे यहाँ पे पड़ता था, है नहीं, यानी पर्वतीय भाग। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश के साथ में ट्रेजेडी क्या हुई, थोड़ा सा बड़ा था, जनसंख्या अभी भी वैसे भी सबसे ज्यादा है, यानी आकार भी बहुत बड़ा था, लेकिन इसमें से पर्वतीय भाग निकाल के गायब कर दिया कि भाई आप निकल जाओ, आप पर्वतीय हिस्सा आप निकाल कर अलग कर दे रहे हैं। तो ये पर्वतीय जो भाग निकाला, इसे एक अलग राज्य बना दिया, ठीक है। ये कब बनाया था बताओ, ये बना था 9 नवंबर तारीख थी, सन थी 2000, ठीक है। कौन सा राज्य बना था बताओ जल्दी से, ये बना था अपना, नाम था उस टाइम पे उत्तरांचल। क्या नाम था, उत्तरांचल। कब बना है, 9 नवंबर सन 2000 में, सन याद रखना पूछी जाती है। 9 नवंबर 2000 में क्या बना है, उत्तरांचल। और 2000 में 3 राज्य बने थे उस टाइम पे, याद रखना।
अपने उत्तर प्रदेश से कट के क्या बना, यूपी से कट के बना था 13 जिले काट के। कितने जिले काट के? 13 जिले काट के क्या बनाया गया, उत्तरांचल। ऐसे ही एक राज्य था अपना मध्य प्रदेश, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश। एमपी से कौन सा राज्य बना था, एमपी से कटकर राज्य बना था छत्तीसगढ़, ठीक है। क्या नाम था इसका, छत्तीसगढ़। एमपी से क्या बना है, छत्तीसगढ़। क्या तारीख को बना था, तो ये तारीख थी 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 2000, सन तो 2000 ही है। ऐसे ही एक और राज्य बना था बिहार से कट के। बिहार से बताओ कौन सा राज्य कटा है, बिहार से बना था झारखंड, ठीक है। कौन सा बना है, झारखंड। क्या तारीख में बना था, ये थी डेट 15 नवंबर, ठीक है। तो इसका मतलब है सन 2000 में 3 राज्य नए बने थे। मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ बना, कब बना, 1 नवंबर सन 2000 में। यानी बिहार से कटकर झारखंड बना, तारीख कौन सी है, 15 नवंबर 2000। ऐसी उत्तर प्रदेश से कटकर 13 जिले निकाल के एक राज्य बनाया गया था उत्तरांचल, क्या तारीख में, 9 नवंबर 2000 में, ठीक है, याद रखोगे। तो पर्वतीय भाग तो अपना निकल के खत्म हो गया। अब इस उत्तरांचल का नाम बताओ क्या हो गया। इस उत्तरांचल को इस समय क्या बोला जाता है, इस समय बोला जाता है उत्तराखंड, ठीक है। क्या बोला जाता है, उत्तराखंड। अब ये बता दो मुझे कि उत्तरांचल से नाम उत्तराखंड जब बदला है तो कौन सी सन में बदला है, कौन सी सन में उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम हुआ है। तो ये बात भी आप नोट कर लेना, 1 जनवरी 2007, ठीक है। 1 जनवरी 2007 से क्या हुआ है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया है। ये बातें सारी नोट कर लेना, कहीं पे अलग से नोट कर लेना, ठीक है। तो इसका मतलब है जब हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो इसका मतलब पर्वतीय भाग गायब है हमारा, ठीक है, निकल गया है। अब क्या बचा, मैदान बचा, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा टाइप करने के लिए, पढ़ने के लिए क्या कर लिया है, पर्वतीय भाग से नीचे और मैदानी भाग से ऊपर एक क्षेत्र और पड़ता है, ठीक है। इसके बीच में पतली पट्टी पाई जाती है, भाबर क्षेत्र बोलते हैं उसे। तो हमने उसे शामिल कर लिया है फिर कि भाई हम भाबर क्षेत्र पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो भाबर क्षेत्र को शामिल कर लिया जाता है। तो जब भी भारत की लोकेशन पढ़ी जाती है तो अब यूपी की लोकेशन पढ़ते हैं तो कितने क्षेत्र में बांटते हैं, यूपी की जब भौगोलिक कंडीशन पढ़ोगे तो आप देखो कैसे इससे बांटोगे, इसे 3 भागों में। हम इसके 3 भाग करेंगे। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, भाबर क्षेत्र, ठीक है, इसे बोला जाता है भाबर क्षेत्र। दूसरा कौन सा है, मैदानी क्षेत्र, ठीक है, मैदानी भाग। और तीसरा कौन सा बोला जाएगा, तीसरा है पठारी भाग, ठीक है, तीसरा पठारी भाग, यानी पर्वतीय भाग हमारा गायब, सही है। अब ये समझना है तुम्हें थोड़ा थोड़ा कि अभी भाबर क्षेत्र क्या है, मैदानी भाग क्या है, पठारी भाग क्या है। अगर ये आपने समझ लिया तो समझ लो कि आपने यूपी की भौगोलिक स्थिति आपने समझ ली है, ठीक है। भौगोलिक का मतलब जमीन के हिसाब से, जमीन स्तर पे कैसा है, कैसी मिट्टी है, कैसी मृदा है, कहाँ पे ऊंचा नीचा है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे पर्वत है, इस तरह से कहाँ पे पठार है, ये सब देख लेना भौगोलिक स्थिति में। करो जल्दी से नोट। ये मैंने थोड़ी सी इतिहास बता दिया हल्का सा, नहीं, उत्तर प्रदेश के बारे में ये जानकारी दे दी, कब कब कितने राज्य कौन से बने ये याद कर लेना। यानी अब इसके बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में डालना। उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है वो कितने भागों में, 3 भागों में, भाबर क्षेत्र, मैदानी भाग और पठारी भाग। अब ये तीनों क्षेत्र समझ लो ये कौन कौन से हैं, ठीक है। भाबर क्षेत्र कौन सा होता है, मैदानी क्षेत्र कौन सा होता है, पठारी भाग कौन सा होता है। तो एक मैदान मैप से बनाऊं, एक मैप बना दे रहा हूं और उससे बहुत बड़ा करके समझ जाओगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा मैप बनाऊं और कोशिश करना, ये रफ कर दूं जरा इधर का, ठीक है, ये नोट कर दे, मैं इधर से मैं मिटा दे रहा हूं। आपने एक हल्का सा डायग्राम देख लो, उससे ना तुम्हें सारी की सारी कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे आप बनाओ एक, या बनाना मत, आप देखते रहो बस। जैसे मान लो सबसे पहले अपने जब ऊपर चलते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, पर्वत, ठीक है, ठीक है, पर्वत पढ़ेंगे इस तरह से। ये मान लो कि आपके ये क्या चीज है, ये पर्वत है, इस तरह से मैंने बना दी, ठीक है। ये क्या है, पर्वतीय हिस्सा। अब पर्वतीय हिस्सों से जब कोई चीज नदी निकलती है, भाई नदियां जब ऊपर बर्फ जम जाती है या बारिश पड़ती है तो पानी कहाँ पाएगा, हमेशा पानी का फ्लो कैसा होता है, ऊपर से नीचे, ये पर्वत है। अब जब पानी से ऊपर से ढलक का आएगा तो कहाँ पाएगा, नीचे के लिए आएगा, निकल निकल के इसमें से। मान लो कोई नदी निकला इसमें से, ठीक है, एक नदी में बना दे रहा हूँ इधर से ऐसे, ठीक है, ये फ्लो करती आ रही है इस तरह से। अब ये कहाँ पे आ जाएगी, ये आ जाएगी मैदान में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मान लो भाई नदी निकल कर आ रही है तो पानी हमेशा ऊपर से नीचे के लिए तो फ्लो होता है। तो मान लो ये नदी निकल कर आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये नदी निकल कर आ रही है अपने पर्वतों से। अब ये सारा ढलान एरिया है, पूरा पर्वतीय एरिया है, ठीक है, ये पर्वत है, यहाँ तक लगा लो। तो जब नदी आती है तो नदी जब ऊंचाई से पानी आता है तो इसका वेग रफ्तार काफी तेज होता है, पानी का जो वेग होगा वो काफी तेज होगा। पानी इतनी तेज रफ्तार होती है, आपने कभी देखना नोटिस करा होगा, तो आप कभी गए होगे ऋषिकेश गए होगे, या कभी आप हरिद्वार, तो हर कोई जाता ही है, हर के पेड़ी पे तो आपने गंगा स्नान किया ही होगा, हर की पेड़ी पे गए होगे, वहां पे आपने पानी वानी भरा होगा, तो वहां पे पानी की रफ्तार देख लेना। और एक आप अपने यहाँ पे हरिबाबा बांध पे देख लो, है नहीं, हरिबाबा बांध पे देख लो पानी की रफ्तार कितनी है। अनूपसर घाट पे जाकर देख लो, ब्रज घाट पे देख लो, नरोरा डैम पे जाकर देख लो, पानी की मतलब कितनी रफ्तार है। तो यहाँ पे पानी की रफ्तार कम मिलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है।
और आप जैसे पर्वतीय एरिया में जाओगे, उत्तराखंड में चले जाओ कहीं पे भी, तो पानी आपको तेज चलता नजर आएगा। हर की पैड़ी पे आप बीच गंगा में स्नान ना कर सकते, बहा के ले जाएगा पानी। भाई यहाँ पे भी ना रुका जाएगा पानी, तो यहाँ पे भाव अच्छा खासा होता है, लेकिन वहां कुछ ज्यादा भाव होता है। तो पर्वतों में जब ये पानी जब चल के आता है तो इतनी रफ्तार से आता है कि अगर बीच में कोई पत्थर भी आ गया ना, तो उनके लिए भी साथ में बहा लाता है, बड़े बड़े शिलाखंड बहे चले आते हैं। तो इसका मतलब है ये जब पत्थर आएंगे चल के पानी के साथ बहे चले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ना जाके। तो जब तक इनका ढलानी एरिया है, पर्वतों पे से तो आराम से ढलान एरिया होता है, तो वहां से तो सारे पत्थर एकदम लुढ़के चले आ रहे हैं। लेकिन कहां पे जाकर रुक जाएंगे, जैसे इनके लिए कहीं पे मैदान मिला, मान लो अब ये तो था इतना ढलान था यहां तक, अब इसके बाद में थोड़ा सा और, अब इसके बाद में मैदान स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब ये पर्वत कहां पे हो जाएंगे, इस पर्वत के पैर में, ठीक है। इस पर्वत का पैर कहां पे होगा, यहाँ पे, यानी पर्वत पैर बोलते हैं। तो पर्वत पैर में जाकर इस वाले क्षेत्र में ये खूब सारे पर्वत आपके लिए, पहाड़ शिलाखंड, ये यहाँ पे इतने बीच में जमा हो जाएंगे, खूब सारा ढेर लग जाएगा। कुछ छोटे भी होंगे, कुछ बड़े भी होंगे, सब तरह के आकार के मतलब शिलाखंड होते हैं। तो यहां से तो आ रहे थे रफ्तार से, तो ये तो भागे चले आए, लेकिन अब यहाँ पे तो एक सार जगह मिल गई, तो ये वाले इस वाले रीजन में आके क्या बना लेंगे, एक बेल्ट बना लेंगे पतली पतली सी, इस तरह से अपनी पर्वतों की, यानी पत्थरों की, छोटे छोटे पत्थरों की जो टूट के आ गए हैं, पर्वतों से बह के आ गए हैं। तो इस वाले क्षेत्र में क्या हुआ, पर्वतीय एरिया कौन सा रहा, ये रहा, ये वाला जो यहाँ पे पत्थर इकट्ठे हो गए हैं। अब यहाँ से बताओ पानी आ रहा है बहता वो नजर आएगा तुम्हें, लेकिन इस वाले क्षेत्र में पानी नजर आएगा, इस वाले क्षेत्र में कहीं पानी नजर आएगा, इस वाले क्षेत्र में पानी नजर ना आता है। इस वाले क्षेत्र में मान लो बड़े बड़े शिलाखंड है नहीं, अब मैदान में आकर जमा हो गए, अब पानी जब निकल के जाएगा तो पता ना कहां कौन सी गली से निकल जाता है, इन रिस रिस के इनके पर्वतों के नीचे नीचे से निकलता रहता है, नदियां पता ही ना चलती कि कहां गायब हो गई। तो कभी आपसे पूछे कि भी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां से नदियां गायब हो जाती हैं, तो ये पत्थरों वाला इलाका होता है ऐसा, यानी पर्वत के नीचे पैर जो होता है, पर्वत के पैरों पे ऐसा एरिया बन जाता है जहां पे केवल आपको पत्थर पत्थर दिखाई देंगे, पानी दिखाई ना देगा। नदियों के कई रास्ते बन जाते हैं, नदियां कई अपने रास्ते बदल लेती हैं, थोड़ा पानी इधर को निकल गया, थोड़ा पानी इधर को निकल गया, थोड़ा इधर से निकल गया, ऐसे मतलब आकार बन जाता है। तो नदियां यहाँ पे दिखाई ना देती हैं, नदियां गायब हो जाती हैं, और इसी क्षेत्र को क्या बुलाता है, इसी क्षेत्र को बुलाता है भाबर क्षेत्र, ठीक है। तो भाबर क्षेत्र आज के बाद में पूछे तो बता दोगे, भाबर क्षेत्र कौन सा होता है, ऐसा क्षेत्र जहां पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं, नदियां गायब हो जाती हैं, पर्वतों के मतलब जहां पे शिलाखंडों के नीचे पानी बहता है और नदियां कई रास्ते बना लेती हैं, नदियों के कई मुंह बन जाते हैं, ऐसे मतलब क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भाबर क्षेत्र कहलाता है। भाबर क्षेत्र कैसा होगा, पथरीला होगा, ककरीला होगा, जो कंकड़ पत्थर ऐसी चीजें मिलेंगी, और बालू रेत टाइप का मिलेगा। जैसे आपने कभी नोट करा हो तो आप कभी आना, जैसे उत्तराखंड से आप निकलोगे, उत्तराखंड से जैसे निकल के आप आओगे ना अपने यूपी में एंट्री करोगे या बिजनौर में एंट्री करोगे, तो वहां पे आपको ना पत्थर ही पत्थर दिखाई दे जाएंगे। या फिर कहीं और देखना, जब आप उस पे जाते हो ना अपने जो मतलब हरिद्वार जाते हैं, तो हरिद्वार जाते हैं, हर की पैड़ी पे जाते हैं, तो वो बीच में ब्रिज पड़ता है, ब्रिज पड़ता है जिससे गंगा जी हम क्रॉस करते हैं, तो उस ब्रिज पे देखना आप नीचे उस गंगा जी में नजर मार कर डाल के देखना, उस नजर जब डालोगे उस गंगा जी में तो नीरा पत्थर ही पत्थर दिखाई देगा एक तरफ से। वो पत्थर जो है ना वो कहां से आ गया है, वो पर्वतों से काट काट के नदियां ले आई हैं, उसमें आपको रेता नजर ना आएगा जाता है, उसमें पत्थर ज्यादा नजर आएंगे, तो इसका मतलब वो पत्थर ऊपर से कट कट के आ गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अपने मैदानी क्षेत्र में जब पर्वतों को छोड़कर आओगे ना, तो वहां तो और ही ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं अपने भाबर क्षेत्र, ठीक है। भाबर क्षेत्र कुल मिलाकर समझ में आ गया। एक आदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदियां कहाँ गायब हो जाती हैं, ठीक है, या पर्वत पाद का जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, भाबर क्षेत्र बोलते हैं। नदियां विलुप्ति वाला क्षेत्र कौन सा, भाबर क्षेत्र है नहीं। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, यहाँ पे क्या आप फसल उगा सकते हो, फसल थोड़ी हो सकती है, पेड़ पौधे वगैरह बहुत ही कम देखने को मिलेंगे पर्वतों में, पत्थरों में नहीं। बस यहाँ पे क्या होता है, मतलब अनुपजाऊ क्षेत्र होता है, ज्यादा कोई फसल वगैरह ना हो सकती, पत्थरों में बताओ क्या फसल करोगे, तो ये ऐसा हो गया, ये खास बात होगी इसकी भाबर की। अब जी भाबर क्षेत्र से निकल आओ, पानी देखो कैसे जा रहा था, एक नदी आ रही थी ऊपर से, पहले पानी क्या थी, एक धारा, अब यहां से पानी एंटर करा तो पर्वत मतलब पत्थरों के नीचे से जा रहा है, तो पता चली पत्थर ने इधर को मोड़ के एक शाखा इधर को निकल गई, एक पता चली इधर को निकल गई, इधर से नीचे को निकल गई, ठीक है। एक पता चली एक पानी की धारा इधर से निकल गई, ठीक है, एक इधर से निकल गई, इधर से, ठीक है, एक इधर को निकल गई। तो यहाँ तो पानी इधर से इधर चलेगा, इधर से इधर, ठीक है, इधर उधर फैल के चलेगा। लेकिन कहीं थोड़ा बहुत, अब जब पानी इधर उधर फैल के चल रहा है तो इसको नमी ज्यादा लेगा, जमीन को ज्यादा धीरे धीरे रफ्तार से चलेगा, और पानी की रफ्तार तो ऑटोमेटिकली मैदानी क्षेत्र आगे तो धीरे धीरे चलेगी, पानी छितरा के चल रहा है तो इसको जमीन को नमी कर देगा, मतलब गीला कर देगा बहुत बुरी तरह से। तो यहाँ पे कैसा एरिया बन जाएगा, अब बनना है दलदल वाला एरिया, दलदल वाला एरिया, तराई वाला क्षेत्र, ऐसा एरिया डेवलप हो जाता है। और ये जो पानी है कुछ हिस्सा जागे आगे जाके सारा का सारा एक जगह मिलना होगा, एक जगह आगे तो एक ही शाखा बन रही है ना नदी की, ये सारा पानी इधर तो बिखर गया यहाँ से, तो अब यहाँ तक तो बिखरा यानी, और आगे जाके एक शाखा बन गई इसकी, ठीक है, इस तरह से ये वाली एक शाखा इसकी नदी की बन गई है इस तरह से। तो ये वाला जो एरिया इतना हिस्सा कहलाएगा, ये वाला ये क्षेत्र ऐसा कहलाएगा जो कैसा क्षेत्र होगा, दलदली क्षेत्र होगा, जिसमें केवल दलदल होगा, पानी की ज्यादा मात्रा होगी, नमी ज्यादा होगी, दलदली एरिया कहलाता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, तराई क्षेत्र,
ठीक है, इसे बोला जाएगा तराई क्षेत्र, या फिर कैसा बोला जाएगा, दलदली क्षेत्र। तराई क्षेत्र या दलदली क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पानी यहाँ पे बिखर बिखर के जा रहा है और धीरे धीरे चल रहा है, बैठ बैठ के चल रहा है, जमीन में सूख सूख के जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे दलदल बन जाएगा पूरा। और दलदल वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगी, नमी ज्यादा हो गई है, इसका मतलब इसी वजह से तराई बोल रहे हैं, दलदली एरिया बन गया है। तो यहाँ पे क्या पाई जाएगी, यहाँ पे वनस्पति ज्यादा पाई जाएंगी। ठीक है, वनस्पति, सैमल के पेड़ आपने देखे होंगे, सैमल के बड़े बड़े पेड़ यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, सैमल हो गई, जो आपके बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, बड़ी बड़ी वनस्पतियां यहाँ पे आपकी पाई जाएंगी, बड़ी वनस्पतियां। ठीक है, और क्षेत्र खतरनाक भी होता है ये वाला, यहाँ पे बीमारियों का भी गढ़ होता है। ठीक है भाई, बीमारियों का क्षेत्र ही बोलते हैं इसे, बीमारियों का क्षेत्र। बीमारियों का क्षेत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि नमी ज्यादा है और बायो जो जैव विविधता वाला क्षेत्र है वो ज्यादा है। ठीक है, जैव विविधता भी यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाएगी, जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता भी क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि देखो तराई ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी, नमी ज्यादा होगी, सूर्य की लाइट ज्यादा पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वनस्पति भी ज्यादा होंगी, पेड़ पौधे भी ज्यादा होंगे, है नहीं, और सब तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट पतंगे वगैरह, वो भी ज्यादा पाए जाते हैं। इसी इलाके में सबसे ज्यादा मच्छर पाया जाता है, मच्छर। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, खतरनाक बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, ये सब बीमारियां भी यहाँ पे, यानी बीमारियों का गढ़ बोलते हैं इस वाले क्षेत्र को। ठीक है, अब इसके बाद में समझ में आ गया तराई क्षेत्र कौन सा होगा, दलदली क्षेत्र कौन सा होगा। इससे अब पानी निकलेगा तो फिर इसके बाद में एक शाखा बन जाएगी, पानी सब जगह से जो इधर उधर भाग रहा था वो आगे जाकर एक जगह मिल जाएगा, जैसा अब अपना बिजनौर से हो जाता है, बिजनौर के बाद में, और अपने इधर आओगे अपने ये कौन सा जिला पड़ेगा, अमरोहा। अमरोहा में एक जगह पानी धारा चली, तिगरीगढ़ आप नहाने जाते हो, अपने यहाँ पे देख लो, अनूपसर देख लो, तो सब में मतलब पानी कैसे जा रहा है, एक धारा में बह के जा रहा है। तो इसका मतलब पानी एक जगह मिल गया है। जब एक जगह मिल गया है तो ये अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, गंगा यमुना है, यहाँ पे गंगा यमुना का मैदान है, तो इन्होंने मैदान बना दिया है पूरा पूरा। यानी वो जो मिट्टी है पर्वतों से काट छांट के इनसे जो मिट्टी बनाते लाए हैं, भाई मैदान कैसे बनते हैं, वो भी सेल से टूट के बनता है। ये जो मिट्टी बनती है, मिट्टी का निर्माण भी कैसा होता है, पत्थरों की जो पत्थर आते हैं, बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं, उनके टूट फूट से बनता है। मिट्टी का निर्माण भी कैसा होता है, सेलों से टूट के। तो इनके द्वारा जो हल्का फुल्का चूरा बन जाता है वो यहाँ पे आके जमा कर दिया है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये बन गया है मैदानी हिस्सा। यानी गंगा यमुना का इसे क्या बोलते हैं, मैदान बोलते हैं। ठीक है, गंगा, और भी बहुत सारी नदियां हैं लेकिन ये बड़ी नदियां हैं, तो इस वजह से क्या बोलते हैं इसे, गंगा यमुना का मैदान। तो सबसे पहला हिस्सा कौन सा पड़ा अपने यूपी में, भाबर क्षेत्र। दूसरा कौन सा पड़ा, तराई क्षेत्र। तीसरा कौन सा पड़ा, गंगा यमुना का मैदान पड़ा। ठीक है, अब गंगा यमुना के मैदान में भी दो भाग पाए जाते हैं। ठीक है, इधर समझो ध्यान से, गंगा यमुना के मैदान में भी कैसे भाग पाए जाएंगे, देखो मैदान जो है आपके, इसके भी कितने भाग पाए जाएंगे, इसके दो भाग। एक तो कहलाता है तुम्हारा बांगर क्षेत्र, ठीक है, बांगर, और एक दूसरा कहलाता है खादर क्षेत्र। बांगर और खादर, बांगर बोलते हैं, इसे बोलते हैं पुरानी, ये तो हो गई बांगर जो बोला जाता है, ये बोलाती है पुरानी, ये पुरानी मृदा कहलाती है। ठीक है ना, इसे बोलते हैं पुरानी खादर। ठीक है, पुरानी खादर मिट्टी बोली जाती है, यानी पुरानी खादर है खादर। अब बांगर और खादर में अंतर क्या है, अगर ऐसी कोई जमीन है जहां पे नदियां प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाकर अपनी नई मिट्टी बिछा जाती हैं, यानी ऐसी जमीन यहाँ पे वर्षा का पानी या बाढ़ का पानी प्रति वर्ष आता है, या नदियां प्रति वर्ष बाढ़ का पानी वहां तक पहुंचा देती हैं, तो वो तो कहलाता है अपना खादर। और ऐसी जमीन जहां पे बाढ़ का पानी प्रति वर्ष ना पहुंच पाता, कभी पहुंचा था पहले लेकिन अब वो नदी के बाढ़ के क्षेत्र से दूर हो गया है, ऊंचाई वाला क्षेत्र बन गया है, तो वहां पे अब नदी हर साल ना पहुंचेगी, वो सूखा क्षेत्र हो जाएगा, रेतीला क्षेत्र बन जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बांगर बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं से भूड़ भी बोलते हैं। ठीक है, बांगर को क्या बोला जाता है, बांगर को भूड़ भी बोला जाता है, ये भूड़ वाला क्षेत्र। तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, यानी जैसे अपना गंगा जी चल रही है अपने पास में, गंगा जी बहती हुई जा रही है, तो जिसमें अपनी गंगा जी का फ्लो बन रहा है, जो बेसिन है गंगा जी का, उसमें तो बाढ़ आ रही है, जैसे अपने इधर से लेके बांध से लेके और अनूपसर वाले उस ढाल तक, तो पूरा जो क्षेत्र है जो बेले में आ रहा है, वो जो मतलब गंगा जी चल रही है, वो तो पूरा खादर कहलाएगा। लेकिन अपना इधर का क्षेत्र इस साइड में चले जाओ, ये सारा भूड़ क्षेत्र कहलाएगा। क्यों कहलाएगा कि अब यहाँ हर साल बाढ़ ना आती है, सही है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, साइड का जो क्षेत्र होता है, वो तो क्या बन गया, बांगर, और जो हर साल पानी का जो क्षेत्र है जिसमें बाढ़ आ रही है, वो क्या कहलाएगा, खादर कहलाएगा। खादर की मिट्टी उपजाऊ होती है, आप गन्ना बो दो बड़े तरीके से होगा, धान बो दो अच्छे तरीके से होगा, लेकिन बांगर वाली मतलब जो जमीन होती है कम उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, इसे मतलब नई खादर बोला जाता है और इसे पुरानी खादर बोला जाता है। ठीक है ना, तो आप इस तरह से याद रखना। अब इसके बाद में क्या बना, यूपी का ये वाला हिस्सा हो गया। जब आप यूपी का ये देखोगे तो देखो ये वाला यूपी था अपने, जैसे आपने बनाया, तो इसमें अपना पर्वतीय एरिया तो निकल गया ऊपर। ठीक है, ये तो अपनी कहानी खत्म हो गई, पर्वतीय बेल्ट तो इधर चली गई। ठीक है, ये पर्वत आपका ये तो चले गए, ये वाला हिस्सा बेल्ट बची, ये वाली। ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से, ये वाली जो बेल्ट थी अपनी, ये वाली कौन सी बेल्ट थी अपनी, बताओ, मैप में बता दे रहा हूँ मैं। देखो आप इस क्षेत्र से लेके सहारनपुर से लेके और यहाँ पे सबसे लास्ट का जिला इधर कौन सा पड़ेगा, महाराजगंज। तो महाराजगंज तक आओगे तो ये कौन सा क्षेत्र है,
ये वाला क्षेत्र है भाबर, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, भाबर। आप इसके नीचे जाओगे तलहटी में, हल्का हल्का किनारे किनारे पे, ये वाला जो क्षेत्र है, नमी वाला क्षेत्र, तो ये कौन सी बेल्ट बन गई, ये बन गई तराई, तराई और दलदली क्षेत्र, ठीक है। और ये वाला कौन सा बन गया, ये बन गया भाबर। इसके नीचे गंगा यमुना का मैदान बना रखा है पूरा ये, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो मैदान है, ये वाला क्या है, गंगा यमुना का मैदान बन गया, गंगा यमुना का मैदान। अब बचा ये वाला एरिया नीचे वाला, देखो ये वाला जो हिस्सा पड़ेगा, जब आप मैप बनाओगे भारत का, ऐसे है नहीं, जब आप भारत का मैप देखोगे ना इस तरह से, तो भारत के मैप में आप जब यूपी पे नजर मारोगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगी तुम्हें लोकेशन, इस तरह से, ठीक है, यूपी अपना कुछ इस तरह से नजर आएगा। जब आप ऐसे यूपी को देखोगे ना, तो ये वाला जो हिस्सा है ना वो अपना कौन सा है, ये नीचे जो हिस्सा पड़ता है, ये पड़ता है दक्कन का पठार। तो दक्कन का जो पठार है ना वो इधर तक फैला हुआ है, ऊपर तक पठार फैला हुआ है, पठारी एरिया। तो अपने यूपी में भी पठारी एरिया जाता है, तो इसका मतलब है ये वाला जो एरिया बचा, ये वाला कौन सा बचा, पठारी एरिया बचा, ठीक है, पठारी क्षेत्र। तो ऐसे अपने यूपी के कितने भागों में बांट लिया अपने, 4 भागों में पढ़ लिया, या मैन 3 भाग, एक तो भाबर क्षेत्र हो गया, एक ये वाला हो गया। अगर आप तराई को भी अलग लगाओगे तो फिर 4 भाग हो गए, एक तो भाबर क्षेत्र, एक तराई क्षेत्र, एक गंगा यमुना का मैदान और एक पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र में क्या होगा, खनिज लवण वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे अपना ये वाला सोनभद्र जिला है, ठीक है, सोनभद्र हो गया। ये वाला कौन सा है, ललितपुर है। तो कौन सा अपना जिला है यूपी का जिसमें यूरेनियम पाया जाता है, बताओ जल्दी से। ये ललितपुर वाला हिस्सा और ये सोनभद्र है। कौन सा जिला है जिसमें यूरेनियम पाया जाता है अपने यूपी में, तो वो कौन सा जिला है, ललितपुर है, ठीक है। तो ललितपुर में यूरेनियम क्यों पाया जाता है, खनिज पदार्थ क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जो पठारी क्षेत्र होगा वहां पे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका सोनभद्र है, कोयले की खान पाई जाती है, कोयला कहीं से निकलता है तो कहां से निकलता है, सोनभद्र से, ठीक है। तो इस तरह से तो ये सारा पठारी क्षेत्र आता है, यहीं पे तुम्हारा मिर्जापुर पड़ेगा, इलाहाबाद पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे चूना पत्थर वगैरह निकलता है। तो ये सब क्षेत्र हैं जो ऐसे पठारी क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया इसका यूपी का भौगोलिक विभाजन, और ये अपने पढ़ लिया खगोलीय स्थिति। तो सब तरह से समझ में आ गया ना, आ गया, ये बताओ जितना मैंने अभी तक यूपी का पढ़ाया सारा समझ में आया, क्लियर हो गया या वैसे ही हाँ में हाँ मिला रहे हो मेरी, ठीक है, समझ में आया तो उतार लो जल्दी से हैं। अब तुम कैसे उतारो भाई, तुम जानो, देखो मैंने समझा दिया सारा सारा, कैसे उतारोगे बताओ। यूपी का मैप बनाओ, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे उतार लो।